हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर उमेद में। एक बार फिर से अपन टेक्निकल शॉर्ट नोट्स ऑफ सर्वे के साथ में। दिस शॉर्ट नोट्स इज एप्लीकेबल फॉर द यूपीएससी, गेट, पीएसयू एंड ऑल अदर स्टेट एंड अदर पीएसयूज एंड अदर जेई एग्ज़ाम्स ऑल्सो। सो दोस्तों, अपन आज सर्वे शॉर्ट नोट्स का पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं। पार्ट नंबर 1 में अपन ने थियोडोलाइट से पहले वाला पोर्शन कवर कर लिया था। अभी हम थियोडोलाइट से आगे टेकोमेट्री, ट्रेवर्जिंग और कंटूर, प्लेन टेबल सर्वे, इन सभी को इसमें इंक्लूड करेंगे। सो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर उमेद में। दोस्तों, ये टेक्निकल शॉर्ट नोट्स है जिससे कि आपका क्विक रिवीजन हो सके, और इन शॉर्ट नोट्सों की पीडीएफ फाइल है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली उनको समझ सकते हैं। ये शॉर्ट नोट्स मेरे हाथ से लिखे हुए हैं, हैंड रिटन है, किसी भी साइट या किसी भी से भी कॉपी नहीं किए गए हैं। सो दोस्तों, अपन शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अपने चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे कि दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके शेयर करने से, और वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। एंड सब्सक्राइब करिए जिससे, और बेल आइकन को ऑन करिए जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो आएंगे वो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं थियोडोलाइट के साथ में। सो दोस्तों, थियोडोलाइट एंड टेकोमेट्रिक सर्वे। तो दोस्तों, थियोडोलाइट के बारे में बात करते हैं कि थियोडोलाइट होते हैं अपन सर्वे में थियोडोलाइट यूज्ड किया जाता है जिससे कि अपन को अगर लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट करना है या हॉरिजेंटल वर्टिकल एंगल मेजरमेंट करना है, डिस्टेंस मेजरमेंट करना है, लॉन्ग डिस्टेंस रेंजिंग है जैसे कि अपन की चेन लेंथ या उससे भी ज़्यादा अपन को लेंथ मेजरमेंट करना है, तो इन सब पर्पज़ के लिए अपन क्या करते हैं, थियोडोलाइट का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, अपन इसमें डिस्कस करते चलेंगे कि थियोडोलाइट का क्या क्या यूज़ है, थियोडोलाइट किस किस लिए अपन सर्वे में यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, पहला है मेजरमेंट ऑफ द हॉरिजेंटल एंगल एंड वर्टिकल एंगल। तो ये दोस्तों हॉरिजेंटल एंगल और वर्टिकल एंगल दोनों को क्या करता है, मेजर करता है। एंड साथ साथ में क्या करता है दोस्तों, ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिस्टेंस को भी मेजर करता है और रेंजिंग में मेजर करता है। दोस्तों, अपन की चैन लेंथ है, उससे अगर ज़्यादा अपन को रेंजिंग करना है, बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस के लिए करना है, तो अपन इसको ईजिली काम में ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक इसी का आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में दोस्तों एक होता है ट्रांजिट थियोडोलाइट एंड दूसरा होता है नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। तो दोस्तों, ट्रांजिट थियोडोलाइट में क्या होता है कि लाइन ऑफ साइट कैन बी रिवर्स्ड थ्रू द 180 डिग्री इन द वर्टिकल प्लेन अबाउट द हॉरिजेंटल एक्सिस। तो दोस्तों, जैसे कि ये मेरा वर्टिकल प्लेन है, ये मेरा हॉरिजेंटल एक्सिस है, ये मेरी लाइन ऑफ साइट है, तो इसमें क्या करेंगे, अपन को हॉरिजेंटल एक्सिस में चेंज करना है अबाउट किसके, बट अबाउट हॉरिजेंटल एक्सिस है, उसके अबाउट मेरे को चेंज करना है किस डायरेक्शन में करना है। अगर वो चेंज हो जाता है दोस्तों, तो वो कौन सा थियोडोलाइट होगा, ट्रांजिट थियोडोलाइट होगा। अगर वो चेंज नहीं होता है दोस्तों, तो वो कौन सा थियोडोलाइट होगा, नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। ट्रांजिट थियोडोलाइट 2 टाइप्स का होता है, बर्नियर एंड ऑप्टिकल। बर्नियर स्केल, इसमें क्या करते हैं, बर्नियर स्केल यूज़ किया जाता है जिसका लीस्ट काउंट होता है 20 सेकंड। दोस्तों, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि बर्नियर थियोडोलाइट का जो लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है, 20 सेकंड का होता है। उसके बाद आता है ऑप्टिकल थियोडोलाइट। ऑप्टिकल थियोडोलाइट में क्या होता है, माइक्रोमीटर लगा रहता है और जिसका लीस्ट काउंट कितना होता है, 1 सेकंड का होता है, 1 सेकंड का। ऑप्टिकल थियोडोलाइट हैविंग द लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो इन चीज़ों को अपन को याद रखना है कि बर्नियर थियोडोलाइट का लीस्ट काउंट 20 सेकंड होता है, ऑप्टिकल थियोडोलाइट का लीस्ट काउंट होता है वो 1 सेकंड होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, इन ट्रांजिट थियोडोलाइट इंसिडेंटल एरर ड्यू टू द इसेंट्रिटी इज काउंटेड बाय द रीडिंग द बोथ वर्नियर्स। मतलब कि अपन को क्या करना होता है, बोथ द वर्नियर, जैसे कि किसी भी इंसिडेंटल एरर आ गई, इसेंट्रिसिटी और किसी भी कारण अपन की एरर आ गई, तो अपन क्या करेंगे, बोथ साइड के जो वर्नियर है उनका रीडिंग लेंगे और रीडिंग से अपन को क्या करेंगे, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं दोस्तों।
अब दोस्तों अपन डिस्कस करेंगे, ये मेरा एक थियोडोलाइट का मैंने डायग्राम बनाया है, इसका अपन डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या पार्ट होते हैं। जनरली पार्ट के बारे में मैंने इसमें अभी डिटेल में बताया है। तो दोस्तों अपन आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखो, अब दोस्तों इसमें सबसे पहले अपन नंबर वाइज चलते हैं। इसमें दोस्तों ये मैंने 1 नंबर को इंडिकेट किया है। 1 नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों? टेलीस्कोप को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों। उसके बाद में 2 नंबर को रिप्रेजेंट किया है, तो 2 नंबर इधर लिखा हुआ है। और 2 नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों? ट्रोनियन एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोस्तों ये थियोडोलाइट का एक क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन जैसे कि अपन को बॉक्स में रखा रहता है थियोडोलाइट, उस सेक्शन को रखे हुए सेक्शन को हाफ क्रॉस सेक्शन करके मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, जिसमें कि 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टेलीस्कोप को। 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रोनियन एक्सिस को। एंड दोस्तों 3 ट्रोनियन एक्सिस होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स एक्सिस भी बोलते हैं। और थर्ड है दोस्तों, ये थर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वर्नियर फ्रेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि जिसपे भी वर्नियर अटैच होता है, वर्नियर फ्रेम को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। फोर्थ है दोस्तों, ये फोर्थ है। फोर्थ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वर्टिकल सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों। इसमें वर्टिकल सर्किल, हॉरिजॉन्टल सर्किल, 2 सर्किल होते हैं। तो इसमें 4 नंबर का है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वर्टिकल सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों। उसके बाद में आता है 5 नंबर का। 5 नंबर दोस्तों इधर है, ये 5 नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लेट लेवल को। तो दोस्तों ये नोमेनक्लेचर मैंने जनरली क्रॉस सेक्शन लेके ये बताया है कि कौन कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ पे थियोडोलाइट में होता है, क्योंकि अपन थ्योरेटिकली पढ़ते हैं। अगर फील्ड का नॉलेज नहीं है तो अपन इजीली इसे एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ क्या क्या पार्ट होते हैं, किस जगह पर कौन सा पार्ट होता है। तो दोस्तों 5वां 5 पॉइंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लेट लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों। उसके बाद में है 6 किधर है दोस्तों? 5 के बाद 6, ये दोस्तों ये 6 है। 6 किसको रिप्रेजेंट करेगा? दोस्तों स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद में 7वां आता है दोस्तों 7th ये रहा दोस्तों। 7th किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लेट लेवल को दोस्तों। 7 प्लेट क्या होती है? अपर प्लेट और लोअर प्लेट 2 होती है। तो दोस्तों 7 है वो अपर प्लेट है, और 8th है वो लोअर प्लेट को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों। उसके बाद में 9th नंबर है। 9th नंबर ये रहा दोस्तों, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इनर एक्सिस को। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में 10th नंबर पे चलते हैं अपन दोस्तों। 10th नंबर ऊपर ही ऊपर है, ये 10th नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अल्टीट्यूड बबल को। जो अपना बबल्स होता है, बबल ट्यूब होता है, अल्टीट्यूड बबल्स को 10 रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों। 11 होता है, 11 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों? अब अपना 11 किधर है दोस्तों? इसमें मैंने 11 किधर ड्रॉ किया है दोस्तों? दोस्तों 11 ये रहा दोस्तों। 11 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों? लेवलिंग स्क्रू को, जिससे कि अपन उसको लेवल कर सकते हैं स्क्रू को, मतलब कि टाइट करके या उसको रोटेट करके अपन क्या कर सकते हैं, इससे लेवलिंग कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों 11 के बाद 12 आता है। तो दोस्तों 12 किधर है? इधर है दोस्तों 12। और 12 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्लैंप स्क्रू को, जिससे कि अपन को क्लिप करने के काम आता है। तो ये क्लिप स्क्रू को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों। और 13 है। 13 किधर है दोस्तों? 13 ये रहा दोस्तों। 13 ये है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हुक को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों 14 का नंबर आता है। तो दोस्तों 14 इधर है, और 14 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों? ट्राई ब्रेच को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, जिसपे कि होल असेंबली ट्राई ब्रेच है, जिसपे कि होल असेंबली होती है। लोअर प्लेट एंड अपर प्लेट इस पे कनेक्टेड होते हैं, जिससे कि ये बैलेंस रहता है। उसके बाद में दोस्तों 15 है। 15 किधर है दोस्तों? 14 के बाद में 15 आता है। 15 ये रहा दोस्तों। 15 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वर्टिकल क्लैंप स्क्रू को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, 15 नंबर का। और उसके बाद में दोस्तों 16 आता है। ये जनरली पार्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों। तो 16 नंबर किसका है? 16 का है ट्राइवेट को रिप्रेजेंट करता है 16। उसके बाद में दोस्तों 17 आता है। 17 इधर है दोस्तों। 17 किसको रिप्रेजेंट करेगा? ट्राइपॉड, जिसपे कि अपन का वो बैलेंस्ड होता है, रखा रहता है। उसके बाद में ट्राइपॉड लेग होता है। ट्राइपॉड लेग 18 को रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों। उसके बाद में 19 है। 19 दोस्तों किसको रिप्रेजेंट करेगा? 19 मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है इधर। 19 दोस्तों ये 19 किसको रिप्रेजेंट करता है? एज्यूमिथ एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। तो दोस्तों ये जनरली एक टेलिस मतलब अपना जो थियोडोलाइट है, थियोडोलाइट का जो कनेक्टेड पार्ट है, जो जैसे कि टेलीस्कोप हुआ, प्लेट लेवल हुआ, बर्नियर फ्रेम हुआ, वर्टिकल सर्किल हुआ, ट्राई ब्रेच हुआ, तो इन सब का अपन ने यहाँ से थोड़ा मतलब पता किया कि कौन सा पार्ट कहाँ पे होता है थियोडोलाइट में। तो दोस्तों इससे अपन को क्या है कि इनको पता रहना चाहिए कि अगर आगे अपन इन टेक्निकल टर्म को यूज़ करें तो कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। तो इसलिए दोस्तों मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। उसके बाद में दोस्तों
उसके बाद में दोस्तों ये एक में ना ये जो अपना टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप ये वाला टेलीस्कोप जो लाइन ऑफ साइट है और ये वर्टिकल सर्किल है, इसकी होल असेंबली और ट्रांसवर्स एक्सिस से है। इसकी असेंबली का एक मैंने थोड़ा डायग्राम बनाने की कोशिश किया जिसमें कि ये वर्टिकल एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, और इसके बाद में ये लाइन ऑफ साइट को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों। ये वर्टिकल सर्किल को रिप्रेजेंट करता है। वर्टिकल सर्किल क्या होता है? रिजिडिटी फिक्स टू द टेलीस्कोप इन फेस लेफ्ट। वर्टिकल सर्किल है, रिजिडिटी फिक्स है टू द टेलीस्कोप इन द लेफ्ट फेस है। और अगर वो आगे आता है कि वो स्विंगिंग टाइप का है, नॉन स्विंगिंग है, किस तरह से है, तो उसको स्विंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और दोस्तों इस पॉइंट के बारे में डिस्कस किया है कि पॉइंट एट है विच द ऑब्जर्वेशन आर रिड्यूस्ड। तो ये पॉइंट होता है जहाँ पे कि अपना ऑब्जर्वेशन क्या होता है? रिड्यूस होता है। तथा इसमें दोस्तों अपन को ये बात याद रखनी है कि लाइन ऑफ साइट है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस होता है दोस्तों। और उसके बाद में दोस्तों अपना जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो भी लाइन ऑफ साइट के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है दोस्तों। तो लाइन ऑफ साइट इज परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स एक्सिस। अब दोस्तों इसमें अपन एक पॉइंट की बात कर लेते हैं कि ट्रेवर्जिंग क्या होता है दोस्तों। ट्रेवर्जिंग प्रोसेस ऑफ द ट्रांजिटिंग ट्रेवर्जिंग तो आगे आएगा दोस्तों। ट्रांजिटिंग प्रोसेस ऑफ द turning telescope in vertical plane through the 180 degree about the Tronian axis। तो दोस्तों मैंने अभी आपको ट्रोनियन एक्सिस बताई थी। ट्रोनियन एक्सिस के अबाउट अपन को इसको क्या करना है? रोटेट करना है इन द वर्टिकल प्लेन। कितने डिग्री एंगल के थ्रू? 180 डिग्री एंगल के थ्रू रिप्रेजेंट के थ्रू अपन को रोटेट करना है। तो अगर ऐसा है करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रांजिटिंग बोलते हैं। और मैंने दोस्तों अपन ट्रोनियन एक्सिस बताई थी जो पॉइंट नंबर 2 रिप्रेजेंट कर रहा था अपना ट्रोनियन एक्सिस को। ये 2 ट्रोनियन एक्सिस है, उसके अबाउट करना है, 180 डिग्री से करना है। अगर ऐसा होता है तो वो ट्रांजिटिंग कहलाएगा थियोडोलाइट का। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। स्विंगिंग दोस्तों, उसके बाद टॉपिक आता है स्विंगिंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द टर्निंग द टेलीस्कोप इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर दोस्तों अपन को क्या करना है कि उसको टेलीस्कोप को हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर टर्न करना है तो ये प्रोसेस जो टर्निंग है हॉरिजॉन्टल प्लेन में उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? स्विंगिंग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों, इनको मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया है। तो दोस्तों उसके बाद आता है दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक। लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप ट्यूब वेरीज फ्रॉम द 100 mm टू 175 mm। तो दोस्तों जो टेलीस्कोप ट्यूब होती है थियोडोलाइट की, उसकी लेंथ कितनी होती है? 100 mm टू 175 mm। एंड द फील्ड ऑफ द व्यू इज 1 डिग्री 30 मिनट। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बता देता हूँ कि फील्ड ऑफ व्यू से क्या, इसका क्या मीनिंग है। फील्ड ऑफ व्यू दोस्तों, फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? जैसे कि अपना ये आई है दोस्तों, अपना ये आई है, तो ये आई अपना ये जैसे ये वर्टिकल प्लेन है और ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन। अपनी आंख है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन दोनों में दे सकता है। तो जो दोस्तों ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में जैसे कि 220 डिग्री के 200 या 220 डिग्री के समथिंग इसका होता है, और वर्टिकल प्लेन में ये कितना 150 डिग्री के समथिंग देख सकता है। तो ऐसे ही अपन जो थियोडोलाइट होते हैं उसका जो फील्ड ऑफ व्यू होता है, एरिया ऑफ कवर करने का होता है, मतलब कि टोटल जो एंगल बनाता है वो कि इतना एंगल में अपना देख सकता है। जैसे अपन देखते हैं तो 150 डिग्री का एंगल बनाती है आँख, तो उसका जो फील्ड ऑफ व्यू होता है कितने में देख सकता है। तो ऐसे ही थियोडोलाइट का कितना होता है? 1 डिग्री 30 मिनट का होता है दोस्तों, इसको याद रखना। ठीक है दोस्तों, वर्टिकल सर्किल हैविंग द रीडिंग विद 0 डिग्री इन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड 90 डिग्री ऑन द टॉप एंड बॉटम। कह सकते हैं दोस्तों अपन इस तरह से इसका रीडिंग होता है। वर्टिकल क्लैंप स्क्रू क्लैंप द टेलीस्कोप एट एनी वर्टिकल एंगल। अभी दोस्तों अपन ने इसमें आगे डिस्कस किया था कि वर्टिकल क्लैंप स्क्रू कहाँ पे होता है, लेबलिंग स्क्रू कहाँ पे होता है। तो क्लैंप है तो ये क्या कर सकता है? क्लैंप कर सकता है कितने एंगल पे? एट एनी वर्टिकल एंगल पे। ठीक है दोस्तों, किसी भी वर्टिकल एंगल पे इसको क्या कर सकता है? क्लैंप कर सकता है। सेंसिटिविटी ऑफ द बबल ट्यूब ऑन द टी फ्रेम। जो टी फ्रेम पे जो सेंसिटिविटी लगी रहती है, बबल ट्यूब लगी रहती है, उसकी सेंसिटिविटी कितनी होती है दोस्तों? 20 सेकंड पर 2 mm। यानी कि 2 mm पे कितना सेंसिटिविटी को 2 mm पे कितना सेंसिटिविटी शो करता है? 20 सेकंड का सेंसिटिविटी। अपर टेंजेंट स्क्रू मेकिंग द स्मॉल मूवमेंट, मतलब कि जो अपर टेंजेंट स्क्रू होता है वो स्मॉल मूवमेंट करता है ऑफ द अपर प्लेट आफ्टर टाइटिंग द अपर क्लैंप स्क्रू। ठीक है दोस्तों, अपर टेंजेंट स्क्रू है वो स्मॉल मूवमेंट करता है किसका? अपर प्लेट का। कब करेगा? जब अपन टाइट करेंगे किसको? अपर क्लैंप स्क्रू को। यानी कि अपन ने अपर क्लैंप स्क्रू को टाइट कर दिया, उसके बाद में अपर टेंजेंट स्क्रू से अपन क्या करते हैं? थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकते हैं किसके अंदर? अपर प्लेट
अपर प्लेट के अंदर। ठीक है दोस्तों, लोअर प्लेट इज द हॉरिजेंटल सर्किल हैविंग द डायमीटर 100 mm टू 130 mm। तो दोस्तों जो थियोडोलाइट होती है उसकी जो लोअर प्लेट होती है उसका हॉरिजेंटल सर्किल हैविंग द डायमीटर कितना होता है 100 mm टू लेकर के 130 mm के बीच में होता है। सेंसिटिविटी ऑफ द प्लेट लेवल, दोस्तों एक तो मैंने सेंसिटिविटी ऑफ द बबल ट्यूब बताया था जो टी फ्रेम पे लगी रहती है, उसका कितना होता है 20 सेकंड पर 2 mm होता है। और सेंसिटिविटी ऑफ द प्लेट लेवल होता है, प्लेट लेवल कितना होता है 35 सेकंड पर 2 mm होता है। दोस्तों ये डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं तो इसलिए आपको याद रखना होगा, क्योंकि मैं शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिविजन करा रहा हूँ आपका। जब मैं डिटेल में लेके आऊँगा तो इनको मैं बताऊँगा कि कैसे ये होता है, कैसे मतलब कि ये डायरेक्टली कैसे आ गई, कैसे कहाँ पे एंगल 0 डिग्री होता है, कहाँ पे 90 डिग्री होता है, कैसे फील्ड ऑफ व्यू बनता है। तो दोस्तों अभी अपन शॉर्ट नोट्स से क्यों रिवीजन कर रहे हैं और ये इसका पीडीएफ आप इसके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों मेरी जो ऑटोकैड की सीरीज़ है उसके पार्ट नंबर 1, 2, 3 भी आ चुके हैं, उसका अभी मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप उनको देख सकते हो, जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। और उनका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और स्टील के जो शॉर्ट नोट्स है वो भी मैं पीडीएफ इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इस सर्वे का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का पीडीएफ भी मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों मेरे हैंड रिटन नोट्स है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होंगे, क्योंकि आप इनको क्विकली रिवीजन कर सकते हो। दोस्तों एक सब्जेक्ट को आप अगर 10 to 12 पेजेज में कवर कर रहे हो तो वो इतना बड़ा सब्जेक्ट और वेटेज भी रखता है, काफ़ी वेटेज रखता है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। शिफ्टिंग हेड इज ए, अब दोस्तों एक शिफ्टिंग हेड क्या होता है, शिफ्टिंग हेड इज ए सेंटरिंग डिवाइस। शिफ्टिंग हेड क्या चीज़ होता है, शिफ्टिंग हेड इज ए सेंटरिंग डिवाइस होता है। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, जनरली मैंने बहुत जगह फेस किया है और मैंने बहुत एग्जामों में भी देखा है कि साइज ऑफ द थियोडोलाइट किससे बेसिस पे डिसाइड होता है, द डायमीटर ऑफ द लोअर प्लेट या स्केल प्लेट, दोनों ऑप्शन आ सकते हैं दोस्तों। तो साइज ऑफ द थियोडोलाइट किसके बेसिस पे होता है, लोअर प्लेट के बेसिस पे, एंड या उसको स्केल प्लेट भी नाम दे सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आगे बात होगी एलिमिनेटेड डायरेक्टली। दोस्तों इसको याद रखना कि कोलिमिनेशन एरर है, उसको अपन कैसे रिमूव कर सकते हैं। टेकिंग, अपन को मीन लेना है कौन सी रीडिंग का, राइट एंड लेफ्ट फेस की दोनों की रीडिंग है, उनका मीन ले लेंगे तो अपन की किस टाइप की एरर है, कोलिमिनेशन एरर है, वो एलिमिनेट हो जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आगे आते हैं। बाय टेकिंग द मीन ऑफ द स्विंगिंग रीडिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन द एरर ड्यू टू द बैकलेस और फ्रैक्शन एरर इज रिमूव्ड। दोस्तों देखो कोलिमिनेशन एरर क्या होता है कि जैसे कि मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता ही देता हूँ दोस्तों। देखो जैसे कि मेरी ये लाइन ऑफ साइट है हॉरिजॉन्टल है, अगर ये मेरी दोस्तों ये लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल नहीं आ रही है, कुछ डिफ्लेक्ट हो जा रही है, एनवायरमेंटल कुछ एरर है या कुछ भी रिफ्रैक्शन करेक्शन जो भी है उनके कारण, तो दोस्तों ये कोलिमिनेशन एरर इस कारण होती है कि लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल होना चाहिए लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं होती, जो अपनी साइटिंग लाइन है उससे कुछ डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इस टाइप की जो एरर है उसको अपन क्या करते हैं, टेकिंग द मीन ऑफ राइट एंड लेफ्ट फेस रीडिंग की जो भी एरर है उस वो एवरेज है उससे अपन को क्या हो जाता है, उसका एलिमिनेशन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अपन क्या कर देंगे, दूसरा एरर है बैकलेस और फ्रैक्शन है। दोस्तों अपन क्या होता है कि अपना इंस्ट्रूमेंट है वो या तो बहुत ही ज़्यादा नया है या फिर बहुत ही ज़्यादा ओल्ड है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे अपन उसको रोटेट करते हैं ओरिजिनल प्लेन में तो वो क्या करता है, फ्रैक्शन डेवलप होता है। जितना वो बबल है वो बबल क्या करता है, सेंटरिंग दिखा देता है, पूरा रोटेट नहीं होता फिर भी सेंटर दिखा देता है, या फिर जितना अपन रोटेट कर रहे हैं उससे ज़्यादा वो सेंसिटिविटी दिखा रही है बबल ट्यूब। तो इस वजह से जो एरर आता है वो बैकलेस और फ्रैक्शन एरर के नाम से जाना जाता है, जिसको कि अपन हॉरिजॉन्टल प्लेन में स्विंगिंग करके और उन दोनों फेजों की रीडिंग को लेके अपन उस एरर को एलिमिनेट कर सकते हैं। मीन लेने से क्या होगा दोस्तों, दोनों तरफ की रीडिंग को ऐड करो और डिवाइड करो तो आंसर सेम आ जाएगा और एरर भी रिमूव हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है टेलीस्कोप नॉर्मल। टेलीस्कोप नॉर्मल व्हेन द वर्टिकल सर्किल इन द राइट फेस। दोस्तों अपन साइटिंग कर रहे हैं किसी भी ट्रेवर्जिंग मतलब कि रेंजिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे टेलीस्कोप है अपना टेलीस्कोप जो थियोडोलाइट है उसमें टेलीस्कोप नॉर्मल किस कंडीशन में होगा, जब वर्टिकल सर्किल होगा वो किस फेस में होगा, राइट फेस में होगा। और टेलीस्कोप इन्वर्टिंग कब होगा, जब वह किस फेस में होगा, लेफ्ट फेस में होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। लाइन ऑफ कोलिमिनेशन, लाइन ऑफ कोलिमिनेशन इंटरसेक्शन ऑफ द क्रॉस हेयर ऑफ द डायफ्राम एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव। दोनों का मतलब कि क्रॉस हेयर ऑफ द डायफ्राम अपना जो होता है, डायफ्राम का क्रॉस हेयर एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है उसको लाइन ऑफ कोलिमिनेशन कहते हैं दोस्तों। आरएल ऑफ द अननोन पॉइंट ऑफ द थियोडोलाइट, अगर अपन को आरएल याद करना है किससे करना है, थियोडोलाइट से कैलकुलेट करना है तो दोस्तों अपन क्या करेंगे, बेंचमार्क होता है जो कि फिक्स किया हुआ है उसकी रीडिंग है, प्लस के उसमें बैक साइड ऐड करेंगे, माइनस के उसमें फोर साइड करेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, उस पॉइंट का
RL मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें अपन को इनको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। तो आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग एक्यूरेसी ऑफ द डंपी लेवल ए ऑब्लिक टिल्टिंग लेवल इज ग्रेटर देन थियोडोलाइट। तो दोस्तों ये एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि अगर मैं एक्यूरेसी देखूंगा किसकी, डंपी लेवल की, टिल्टिंग लेवल की, इन कंपेरिजन टू थियोडोलाइट, तो थियोडोलाइट की एक्यूरेसी है वो कम होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। मेथड ऑफ द एंगुलर मेजरमेंट। ठीक है दोस्तों, अपन को क्या करना है, एंगुलर मेजरमेंट करना है, और किससे करना है, थियोडोलाइट से करना है। तो दोस्तों इसमें अपन डिस्कस करते हैं आगे मेथड ऑफ द एंगुलर मेजरमेंट। तो दोस्तों इसमें अपना जो मेथड है, 5 मेथड कवर किए गए हैं। तो इसमें मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, रिवीजन हो जाएगा। लूज नीडल मेथड, फास्ट नीडल मेथड, मेथड ऑफ द इंक्लूडिंग एंगल, मेथड ऑफ द डायरेक्ट एंगल, एंड मेथड ऑफ द डिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है दोस्तों, तो लूज नीडल मेथड में क्या होता है दोस्तों, फाइंड द मैग्नेटिक मेरिडियन एट द ईच पॉइंट बाय द कंपास। क्या यूज किया जाता है दोस्तों, इसमें कंपास यूज किया जाता है। इसका मतलब इसमें थियोडोलाइट यूज नहीं किया जाता है। कंपास रीड अप टू 5 मिनट एक्यूरेसी। कंपास कितने तक, 5 मिनट तक करता है। नॉट यूज इन द थियोडोलाइट, जो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं अपन फास्ट नीडल मेथड के अंदर। फास्ट नीडल मेथड मैग्नेटिक मेरिडियन एस्टेब्लिश एट वंस मोर एक्यूरेट देन द लूज नीडल मेथड, डायरेक्ट विदाउट द ट्रांजिटिंग। तो अपन को डायरेक्ट विदाउट ट्रांजिटिंग की इसमें कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद में मेथड ऑफ द इंक्लूडिंग एंगल, मेथड ऑफ इंक्लूडिंग एंगल, मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ एनी लाइन मेजर ऑल इंक्लूडेड एंगल मेजर एंड मोर एक्यूरेट टू द फास्ट नीडल। तो दोस्तों अब फास्ट नीडल किससे, लूज नीडल से ज़्यादा एक्यूरेट है। उसके बाद में इंक्लूडिंग एंगल भी मोर एक्यूरेट है इन कंपेरिजन टू द फास्ट नीडल मेथड। उसके बाद आता है मेथड ऑफ द डायरेक्ट एंगल स्टेबल टू ओपन ट्रेवर्स। दोस्तों ओपन ट्रेवर्स को अपन को करना है तो कौन सा लेते हैं, मेथड ऑफ द डायरेक्ट एंगल। 5 आता है मेथड ऑफ द डिफ्लेक्शन एंगल। तो दोस्तों डिफ्लेक्शन एंगल है यूज फॉर द, ये याद रखना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेलवे के लिए, रेलवे लाइन के लिए, कैनाल, सीवर, पाइपलाइन, इन रोड्स, इनके लिए अपन को क्या करते हैं, मेथड ऑफ द डिफ्लेक्शन एंगल यूज करते हैं। और ट्रेवर्स लाइन मेक द स्मॉल डिफ्लेक्शन एंगल। तो दोस्तों ये कुछ मेथड थे जिनसे अपन का एंगुलर मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं दोस्तों, अपन आगे चलते हैं एक्यूरेसी की बात करते हैं। तो दोस्तों एक्यूरेसी में इंक्लूडेड एंगल ज़्यादा एक्यूरेट होता है इन कंपैरिजन टू द फास्ट नीडल, एंड फास्ट नीडल इज मोर एक्यूरेट इन कंपैरिजन टू लूज नीडल। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी किस में होती है, इंक्लूडेड एंगल में। तो ये दोस्तों इसको याद रखना, मतलब कि अपन को जो एक्यूरेसी की बात करते हैं तो किसमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी होती है। अगर अपन को एंगुलर मेजरमेंट करना है तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी किसकी होती है, इंक्लूडेड एंगल की होती है। अब दोस्तों जो एडजस्टमेंट होते हैं थियोडोलाइट के अंदर कौन कौन से होते हैं, एक तो जो टेम्परेरी होते हैं और एक परमानेंट होते हैं दोस्तों। तो टेम्परेरी के अंदर क्या होता है, अपन को क्या करना पड़ता है, सेटिंग अप करता है। सेटिंग अप में सेंटरिंग बाय द ऑप्टिकल प्लम्बेट, उसके बाद में सेंटरिंग हो गए, उसके बाद में लेबलिंग हो गया, उसके बाद में एलिमिनेशन ऑफ द पैरेलेक्स। एलिमिनेशन ऑफ पैरेलेक्स करना है तो फोकसिंग, मतलब अपन को देखते हैं कि फोकसिंग करके आईपीस के और ऑब्जेक्ट मैन के थ्रू अपन को इसको एलिमिनेशन ऑफ पैरेलेक्स करते हैं। उसके बाद में परमानेंट एडजस्टमेंट होता है। परमानेंट एडजस्टमेंट में दोस्तों क्या करते हैं, एक्सिस ऑफ द प्लेट लेवल परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। तो एक्सिस ऑफ द प्लेट लेवल है परपेंडिकुलर होनी चाहिए किसके, वर्टिकल एक्सिस के। और लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप लेवल मस्ट बी पैरेलल टू द लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन। मतलब कि अपना जो टेलीस्कोप लेवल है मस्ट बी पैरेलल होना चाहिए किसके, लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन के। दोस्तों मैंने अभी कॉलिमिनेशन आपको बताया था कि इंटरसेक्शन होता है किस किस का, जो डायफ्राग्राम होता है, अपना डायफ्राग्राम होता है उसका जो क्रॉस एयर डायफ्राग्राम है एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव का होता है, उनका दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों आगे अपन बढ़ते हैं टेकोमेट्रिक की तरफ। टेकोमेट्रिक सर्वे के अंदर तो दोस्तों टेकोमेट्रिक सर्वे है जनरली अपन हिली एरियाज़ में काम में लेते हैं। तो दोस्तों इसमें अपन थोड़ा देख लेते हैं कि टेकोमेट्रिक होता है। टेकोमेट्रिक सर्वे में क्या करते हैं अपन दोस्तों, एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी हेल्प से अपन डायरेक्टली डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। एंड ये अपन को क्या करता है कि यहाँ से अपना जो इंस्ट्रूमेंट होता है टेकोमेट्रिक में, जो क्या करता है, हेल्पफुल फॉर द रिकॉर्डिंग सर्वे इन द हाईवे। जो हाईवे होता है उसमें रिकॉर्डिंग सर्वे होता है, उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। जो दोस्तों इसमें एक ये इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें लेंस होता है, यहाँ पे अपना जो भी
रीडिंग का मेजरमेंट कर रहे हैं अपन, उसमें ये रेज आती है, तो रेज S1, मिडिल सेंटर S2 एंड अपर S3 को रिप्रेजेंट करता है, तथा टोटल वर्टिकल डिस्टेंस S से रिप्रेजेंट किया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो उसका फोकस पॉइंट है उसकी डिस्टेंस को F से रिप्रेजेंट किया, तथा ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस को U से लिया, तथा जो इमेज की डिस्टेंस बनेगी इधर आई स्टेडिया होता है अपना स्टेडिया इंटरवल, इसकी डिस्टेंस को B से रिप्रेजेंट किया। दोस्तों अपन लेंस का जो 12th क्लास में पढ़ते थे कि 1/f = 1/b प्लस के 1/u, वो फॉर्मूला भी अप्लाई होता है, तथा ये इसका उसके बाद में जो पीछे मिरर इमेज बनता है दोस्तों, यहाँ पे इमेज क्या बनता है, उल्टी बनता है, यानी कि S1 अपर साइड में बनता है, S2 लोअर साइड में बनता है दोस्तों। और उसके ये सेंटर से लेकर के और लेंस तक की जो डिस्टेंस होते हैं उसको स्मॉल d से रिप्रेजेंट किया है दोस्तों। तो डायरेक्टली दोस्तों ये इसका जो प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, बेस्ड ऑन द आइसोस्केल ट्रायंगल पे ये काम करता है। तो दोस्तों इसमें एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अपन को याद रखना है, d बराबर के KS प्लस के C। डी क्या चीज़ है, इसके इंस्ट्रूमेंट टेकोमीटर के सेंटर से लेकर के अपने जो ऑब्जेक्ट है वहाँ तक के जो डिस्टेंस है उसको d से रिप्रेजेंट किया है दोस्तों। तो d = अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो d = स्मॉल d प्लस के u, दोनों का समेशन होता है, तो d = d प्लस के u, और c होता है दोस्तों अपन को c = f प्लस के, ये कांस्टेंट है के d बराबर के KS प्लस के C, तो c बराबर के एडिटिव कांस्टेंट का नाम दिया है इसको, तो f प्लस के d से रिप्रेजेंट किया है दोस्तों f, और ये d इस डिस्टेंस को अपन ने c से रिप्रेजेंट कर दिया। k मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, k बराबर के f/i से दोस्तों रिप्रेजेंट किया, i बराबर के स्टेडिया इंटरवल है। तो दोस्तों इसमें मेन बात ये रखना है कि फॉर द एनालिटिक लेंस द एडिटिव एंड मल्टीप्लाई कांस्टेंट इक्वल टू, एडिटिव कांस्टेंट कितना हो जाएगा 0 एंड मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा 100। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, डायरेक्टली क्वेश्चन पुट होता है, इसलिए अपन को याद रखना है। अगर मेरा दोस्तों c बराबर का 0 हो जाएगा, c बराबर 0 हो गया मतलब कि f = -d, यानी कि लेंस शिफ्टेड टूवर्ड द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द टेकोमेट्री, जो भी वर्टिकल एक्सिस टेकोमेट्री है उसकी तरफ अपन का शिफ्ट हो जाएगा, c = 0 हो जाएगा। तो दोस्तों तो इस चीज़ को अपन को याद रखना है। ये फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला है जो अपन पिछली 11th 12th में देख चुके हैं। तो दोस्तों अब अपन थोड़ा अब डिस्कस करेंगे कि टेकोमीटर, ट्रेवर्जिंग और ट्रायंगुलेशन, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। तो टेकोमीटर में क्या करता है कि हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल डिस्टेंस डिटरमाइन एंड सबटेंडेड इंटरवल। दोस्तों अपन को क्या करना है, हॉरिजॉन्टल एंगल एंड वर्टिकल डिस्टेंस है वो अपन ऐसे टेकोमीटर में किसी भी अपन की जो भी डिस्टेंस है फिक्स की हुई है या किसी भी इंटरवल पे, तो अपन उसमें कैलकुलेट कर देते हैं एंड किसी भी इंटरवल पे। और ट्रेवर्जिंग में क्या करते हैं दोस्तों, इसमें क्या करते हैं ट्रेवर्जिंग में कि अपना सीरीज ऑफ कनेक्टेड होता है, जैसे कि पहला पॉइंट यहाँ पे स्टेशन, यहाँ पे दूसरा स्टेशन, यहाँ पे तीसरा स्टेशन यहाँ पे है, जिसमें कि अपन का लेंथ एंड डायरेक्शन मेजर किया जाता है। और इसके अंदर दोस्तों अपन क्या करते हैं, एक ओपन या तो ओपन ट्रेवर्ज बनेगा, अब कोई भी ओपन एरिया में जो भी अपन उसका ट्रेवर्जिंग कर रहे हैं तो या फिर क्लोज बनेगा। तो दोस्तों इसमें ओपन या ट्रेवर्ज क्लोज ट्रेवर्ज के लिए अपन काम में लेते हैं मेजर टू फॉर्म ओपन और क्लोज पॉलीगन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। दोस्तों इसमें किसमें की ट्रेवर्जिंग में हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और इसमें क्या अगर एक स्टेशनों की कनेक्टेड लाइन को कनेक्ट किया जाता है और उनकी डायरेक्शन को भी मेजर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है ट्रायंगुलेशन। क्या चीज़ है दोस्तों, ट्रायंगुलेशन में नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल्स होता है यूज फॉर द कंट्रोल नेटवर्क इन विच द बेस लाइन कनेक्टेड। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, ट्रायंगल्स होता है और जो कंट्रोल नेटवर्क है इन विच द बेस लाइन कनेक्टेड, जो एक दूसरे से कनेक्ट किए हुए होते हैं। तो दोस्तों ये ट्रायंगुलेशन। टेकोमेट्री में दोस्तों अपन को क्या करना है, हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल डिस्टेंस डिटरमाइन किया जाता है, जिस भी इंटरवल पे अपन को करना है वो उसमें हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर कर लिया जाता है। ट्रेवर्जिंग में क्या करते हैं दोस्तों, कोई भी प्लेन एरिया है उस पर अपन को क्लोज या ओपन पॉलीगन का फॉर्मेशन करना है, तो उसमें कनेक्टेड लाइन है उनकी लेंथ को मेजर करना है और उसके बाद में क्या करना है, उनका डायरेक्शन को मेजरमेंट करना है। ट्रायंगुलेशन में क्या करते हैं दोस्तों, जो भी ट्रायंगुलेशन में मेनली क्या होता है दोस्तों, ट्रायंगल्स का नेटवर्क बनता है और एक कंट्रोल नेटवर्क होता है ट्रायंगल्स का, जो कि एक दूसरे की बेस लाइन को कनेक्टेड करके फॉर्म किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अपना अब इसके बाद में ये टेकोमेट्री के बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा दोस्तों ट्रेवर्जिंग, जिसके बारे में अपन थोड़ी देर में पहले डिस्कस किए हैं दोस्तों। उसके बाद ट्रेवर्जिंग आता है। ट्रेवर्जिंग तो दोस्तों मैंने क्या बताया था कि अपन को कोई भी या तो क्लोज्ड बनाना है या ओपन पॉलीगन का फॉर्मेशन करना है, तो दोस्तों ट्रेवर्जिंग में अपन ट्रेवर्जिंग में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। ट्रेवर्जिंग यूज्ड चेन एंड कंपास, इसमें क्या करते हैं, चेन लेंथ के लिए, कंपास अपनी डायरेक्शन के मेजरमेंट के लिए काम में लेते हैं। तो दोस्तों मैंने बताया था ना आपको कि कोई भी जो भी सीरीज है, किनकी लाइन की सीरीज है, उनमें कनेक्टेड लाइन की जो सीरीज है उनका लेंथ मेजरमेंट करना है और दूसरा क्या करना है, डायरेक्शन मेजरमेंट करना है। तो दोस्तों इसमें ईच डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन, अगर मैं नॉर्थ
नॉर्थ ईस्ट वाले की बात करता हूँ तो दोस्तों इसमें नॉर्थ डायरेक्शन होता है, उस वैल्यू को पॉजिटिव लिया जाता है, और ईस्ट डायरेक्शन होता है उस वैल्यू को पॉजिटिव लिया जा सकता है और लिया जाता है, और नॉर्थ डायरेक्शन होता है उसको लैटिट्यूड बोलते हैं। अगर मेरा इसलिए से इस यहाँ तक ये स्टेशन तक एक लेंथ मेजर किया है, इसकी लेंथ एल है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में जितनी भी लेंथ आएगी उसको लैटिट्यूड के नाम से ये है, तो एल बराबर के एल इंटू कॉस थीटा, पॉजिटिव इन नॉर्थ डायरेक्शन, एंड डिपार्चर एल साइन थीटा पॉजिटिव इन द ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो अगर यहाँ से इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने तो ये तो नॉर्थ ईस्ट फेस में लिया है, अगर मैं इसको ईस्ट और साउथ फेस में लेता हूँ तो एंगल होगा जो अपना कहाँ से होगा दोस्तों, नॉर्थ से ही अपन इसको एंगल को मेजर करेंगे। ठीक है, फॉर क्लोज ट्रेवर्स, अगर मेरा ट्रेवर्स क्लोज हो जाता है दोस्तों, तो अगर मेरा क्योंकि बहुत ज़्यादा एक से दूसरी लाइन एक दूसरे से कनेक्ट होकर बनाएगी, तो सभी लाइनों का जो लेटीट्यूड का समेशन होगा वो क्या होगा, जो 0 होगा, और डिपार्चर का भी समेशन क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा कहीं पे भी ट्रेवर्स जो है वो ओपन रह जाता है, क्लोज नहीं हो पाता है दोस्तों, तो जो क्लोजिंग उसमें क्या आता है, एक क्लोजिंग एरर आ जाता है, क्लोजिंग एरर आता है, जितने भी डिस्टेंस से वो क्लोज नहीं हो पा रहा है तो वो किस नाम से जानी जाती है दोस्तों, वो क्लोजिंग एरर के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों अपन यहाँ पे एक ट्रेवर्स अपन ने ड्रॉ किया है, इसमें देखो दोस्तों यहाँ ए पॉइंट से स्टार्ट किया है, बी सी डी ई और ए डैश पे रह जाता है, और ये पूरी तरह क्लोज नहीं हो पाता दोस्तों, तो इसको यहाँ से मैंने 1 2 3 यानी कि ए डैश ए और ये दूसरा पॉइंट है, यहाँ से मैंने कि ई नॉर्थ डायरेक्शन में एरर इन लैटिट्यूड डायरेक्शन, एंड इन एरर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एरर इन डिपार्चर के नाम से। दोस्तों यहाँ पे जो एंगल बना रहा है वो एंगल कितना है, थीटा है, और इसको यहाँ पे ई एल से रिप्रेजेंट किया है, हॉरिजॉन्टल पे ई डी से रिप्रेजेंट किया है, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन या कुछ भी जो बोल सकते हैं अपन दोस्तों। तो ये क्लोजिंग एरर को ई से रिप्रेजेंट करे तो दोनों का एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो दोस्तों क्लोजिंग एरर जो बनेगी, क्लोजिंग एरर बनेगी ई एल और ई डी का अंडर रूट का स्क्वायर होगा। तो दोस्तों अगर इसकी डायरेक्शन को मेजर करूंगा तो डायरेक्शन बराबर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ई डी अपॉन ई एल होगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों इधर अगर मैं एक और वर्ड आता है इसमें रिलेटिव प्रिसीजन, रिलेटिव प्रिसीजन की बात करें तो दोस्तों ये रिलेटिव प्रिसीजन क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन पी वाई ई होता है, 1 डिवाइडेड बाई पी अपॉन ई होता है दोस्तों, जहाँ पे पी पैरामीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ई किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, अभी अपन ने बताया था ना, ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लोजिंग एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा बेल कंडीशन ट्राइंगल है, मतलब बेल कंडीशन बेल, अब दोस्तों अपन ये भी देख लेते हैं कि बेल कंडीशन ट्रायंगल क्या होता है। मतलब दोस्तों जिसका एंगल है ना, हर एक एंगल ट्रायंगल का हर एक एंगल वो 30 डिग्री से लेकर के 120 डिग्री के बीच में लाई करता है। मतलब कि अपन ये कह सकते हैं कि बेल कंडीशन ट्रायंगल होता है ना, उसका जो एंगल है ना वो 30 डिग्री और 120 डिग्री के बीच में वेरी करता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मोस्ट एप्रोप्रिएट होता है, मतलब जो अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है वो मोस्ट एप्रोप्रिएट बेल कंडीशन ट्रायंगल होता है। तो दोस्तों अपन में ये यहाँ पे ये भी इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया मैं। तो दोस्तों ये अपना होगा ट्रेवर्जिंग के बाद में दोस्तों अपन एक और जनरल बात करते हैं कि सम ऑफ द इंटीरियर, कोई भी अपन पॉलीगन बना रहे हैं दोस्तों, तो उनका जो सम ऑफ एंगल है क्लोज ट्रेवर्स के अंदर इंटीरियर एंगल का दोस्तों, वो इसको याद रखना दोस्तों, वो कितना होता है 2n-4 मल्टीप्लाई बाई द 90 डिग्री, यानी कि कितना होता है 2n-4 और मल्टीप्लाई बाई द 90 डिग्री होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर मैं एक्सटीरियर की बात करूँ दोस्तों तो 2n+4 मल्टीप्लाई बाई ऑल के मल्टीप्लाई बाई, यानी कि 2n+4 और पूरा का मतलब होल मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री, तो ये एक्सटीरियर एंगल के लिए होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बता देता हूँ दोस्तों, जो क्लोज पॉलीगन होता है उसका जो इंटीरियर एंगल का वैल्यू होता है वो 2n-4 का होल मल्टीप्लाई बाई द 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा एक्सटीरियर एंगल की बात करूँ तो 2n+4 मल्टीप्लाई बाई द 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो इन चीज़ों को अपन को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अपन को क्या करना है कि क्लोजिंग एरर है उसको कौन कौन से मेथड है जिनसे कि अपन करेक्ट मेथड ऑफ द करेक्ट क्लोजिंग एरर, मतलब कि अपन क्लोजिंग एरर को करेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए आगे अपन इसमें डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो मेथड ऑफ द करेक्ट क्लोजिंग एरर, तो इसमें दोस्तों एक तो बॉडेज मेथड आता है, दूसरा ट्रांजिट में कहता है कि अपन को एंगुलर मेजरमेंट करना है या फिर लीनियर मेजरमेंट करना है। तो दोनों क्या होता है, विद लीनियर
मेजरमेंट एंगुलर एंड लीनियर मेजरमेंट विद द इक्वल प्रिसीजन, इसमें अपन कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में आता है एरर इन द लीनियर मेजरमेंट, एरर इन लीनियर मेजरमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ एल, एरर इन द एंगुलर मेजरमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। तो ठीक है दोस्तों, ये डायरेक्टली कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि अगर मेरे को लीनियर मेजरमेंट करना है तो मेरा एरर इन लीनियर मेजरमेंट तो डायरेक्टली किसके होता है, रूट एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एंगुलर में क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ एल होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में यहाँ पे है ट्रांजिटिंग मेथड। ट्रांजिटिंग मेथड में क्या है दोस्तों कि एंगुलर विद मोर प्रिसीजन देन द लीनियर मेजरमेंट। तो एंगुलर है वो किसके मोर प्रिसीजन होता है, एंगुलर मेजरमेंट मोर प्रिसीजन होता है इन कंपेरिजन टू द लीनियर मेजरमेंट। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों मैं एक और बात इसमें करना चाहूँगा कि इसमें किसमें अपना जो बॉडिज मेथड है उसमें बॉडिज मेथड में क्या कह रहा है ये, करेक्शन फॉर ए लेटीट्यूड ऑफ ए लाइन। करेक्शन फॉर लेटीट्यूड किसके लिए करेक्शन करना है, लेटीट्यूड के लिए करेक्शन करना है। तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला है दोस्तों, ये कैलकुलेशन से आता है लेकिन अभी शॉर्ट नोट्स में अपन इसको डायरेक्टली यूज़ करेंगे। तो माइनस के ब्रैकेट L1 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ L1 मल्टीप्लाई बाई द EL। L1 क्या चीज़ है, लेंथ ऑफ इंडिविजुअल जिसमें भी अपन को करेक्शन करना है, करेक्शन ऑफ लेटीट्यूड। समेशन ऑफ L क्या चीज़ है दोस्तों, समेशन L है सम ऑफ द लेंथ होता है दोस्तों। और उसके बाद में जो करेक्टेड निकल के आता है दोस्तों, करेक्टेड क्या निकल के आएगा, L1 प्लस के CL1 जितनी की वैल्यू आएगी पॉजिटिव नेगेटिव आएगी उसको अपन को इसमें ऐड कर देंगे दोस्तों। तो ये अपना वैल्यू निकल के आ जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों ट्रांजिट मेथड है। ट्रांजिट मेथड में अब डिस्कस करते हैं दोस्तों। ट्रांजिट मेथड में करेक्शन फॉर द लेटीट्यूड के लिए तो माइनस के L1 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ LT मल्टीप्लाई बाई EL। L1 क्या चीज़ है दोस्तों, मतलब इसमें तो क्या दिया था, लेंथ ऑफ इंडिविजुअल, यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द लेटीट्यूड। ठीक है दोस्तों, तो इसका याद रखना। और समेशन ऑफ LT सम ऑफ द लेटीट्यूड विदाउट साइन। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद में दोस्तों आगे आता है करेक्शन फॉर द डिपार्चर। CD1 इक्वल टू माइनस के D1 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ DT मल्टीप्लाई बाई द ED। समेशन ऑफ DT सम ऑफ ऑल डिपार्चर विदाउट अ साइन। D1 क्या चीज़ है, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिपार्चर है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों अपने देख लिया कि अपन ने क्या किया कि यहाँ पे ये लेटीट्यूड का भी देख लिया था बॉडीज़ के अंदर, डिपार्चर का भी देख लिया था। उसके बाद में ट्रांजिट में अपन ने क्या देख लिया, लेटीट्यूड का भी देख लिया था, डिपार्चर का भी देख। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ कि डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि बॉडीज मेथड है उसमें लीनियर मेजरमेंट के अंदर जो एरर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, 1/√L के होता है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √L के होता है। तो दोस्तों अपन को याद रखना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √L के लीनियर मेजरमेंट में, और एंगुलर में क्या होता है 1/√L के अंदर। तो इसमें आ जाता है कि विच मेथड ऑफ द करेक्ट क्लोजिंग एरर एंगुलर मेजरमेंट इज विद मोर प्रिसीजन टू द लीनियर मेजरमेंट। तो दोस्तों अपन को क्या लगना है, ट्रांजिट मेथड। तो ट्रांजिट बॉडीज में तो इक्वल किया जाता है, ट्रांजिट में क्या किया जाता है दोस्तों, मोर प्रिसीजन रखा जाता है किसका, एंगुलर का। और अपन ने देख लिया कि करेक्ट कैसे किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे अपना नेक्स्ट स्टेप क्या है दोस्तों, लेबलिंग। तो दोस्तों लेबलिंग के बारे में अपन डिस्कस करते हैं दोस्तों। अपन लेबलिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। लेबलिंग दोस्तों अपन को क्या करना है कि मेजरमेंट करना है, कोई भी लेबलिंग करनी है तो लेबलिंग करनी है तो ये दोस्तों क्या है कि डील्स विद द मेजरमेंट इन द वर्टिकल प्लेन। किसके लिए, तो दोस्तों अपन लेबलिंग पे आते हैं, लेबलिंग की बात करते हैं। ये लेबलिंग क्या है कि अपन को दोस्तों जैसे कि कहीं पे भी कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस पे अपन रेंजिंग कर रहे हैं, तो रेंजिंग कर रहे हैं तो क्या होता है दोस्तों, कोई भी जैसे कि रिफ्रैक्शन आ जाता है या फिर कर्वेचर का इफेक्ट आ जाता है, तो इन दोस्तों, या फिर अनड्यूलेशन आता है, या फिर कहीं पे भी अपन को मतलब कि विजिबल नहीं है, या फिर यहाँ पे अपन टैप और कंपास यूज़ नहीं कर सकते, तो उसमें अपन लेबलिंग करना है, रेंजिंग करना है। तो उस कंडीशन पे और दोस्तों अपन का अर्थ कर्वेचर का इफेक्ट को भी कंसीडर करते हुए तो दोस्तों इसमें अपन को लेबलिंग करते टाइम ये क्या करता है, वर्टिकल डिस्टेंस है जो कि डिफरेंट करेक्शंस या जो उसके कारण भी उसमें वेरिएशन आता है तो उसके साथ में अपन डील करते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, डील्स विद द मेजरमेंट इन द वर्टिकल प्लेन। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ये अर्थ ड्रॉ किया तो मेरा ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे है दोस्तों, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों। अगर मेरा ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके बाद में ये डॉटेड लाइन से मैंने जो रिप्रेजेंट किया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, ये लेवल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों। और उसके बाद में दोस्तों ये मीन सी लेवल क्या चीज़ होता है, डिसाइडेड बाई टेकिंग द एवरेज ऑफ द हावरली हाई एंड लो टाइड ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ द 19 ईयर। तो ये दोस्तों अपन को याद रखना है कि मीन सी लेवल MSL
कब कैसे डिसाइड किया जाता है कि जो भी मीन सी में जो भी लो और हाई टाइड आता है उन सब का मीन लिया जाता है, कितना टाइम ड्यूरेशन का, 19 ईयर का लिया जाता है दोस्तों। तो मीन MSL जो सेंटर है अभी कहाँ पे है दोस्तों, मुंबई में है। और दोस्तों जैसे कि ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, कोई भी मैं रेंजिंग कर रहा हूँ या कोई भी साइट कर रहा हूँ, साइट करने के बाद में एक तो होता है लेवल लाइन जो कि अर्थ कर्वेचर के पैरेलल चलता है। ये एच हाइट से रिप्रेजेंट किया है कि इतने पे लेवल लाइन है मेरी। और ये क्या होता है दोस्तों, हॉरिजॉन्टल लाइन है जो भी डिफ्लेक्ट होने की कोशिश करती है। और ये किसके कारण, करेक्शन इफेक्ट ऑफ द कर्वेचर, कर का इफेक्ट आता है जिसके कारण से अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन हॉरिजॉन्टल नहीं हो पाती। और अदर रीजन भी आते हैं, इधर कोई भी एरर आ गई तो उसके कारण भी ये करेक्शंस है, ये डिफ्लेक्ट हुआ है। तो दोस्तों अपन उसके बाद में बात करते हैं डेटम लाइन। इट इज़ ए लेवल लाइन यूज टू मेजर द एलिवेशन। तो डेटम लाइन ये क्या है कि एक लेवल लाइन जिसके यूज़ किया जाता है टू मेजर द एलिवेशन, एलिवेशन को मेजरमेंट करने के काम में लिया जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों बेंचमार्क। बेंचमार्क कहता है रिलेटिवली परमानेंट पॉइंट ऑफ द रेफरेंस हुज एलिवेशन विद रिस्पेक्ट टू द एज्यूम्ड डेटम इज नोन। तो अपन को दोस्तों बेंचमार्क है, एक डेटम लाइन है, डेटम लाइन यूज़ किया जाता है टू मेजर द एलिवेशन, जबकि बेंचमार्क है अपना वो क्या होता है, रिलेटिवली परमानेंट पॉइंट है रेफरेंस हुज एलिवेशन विद रिस्पेक्ट टू, तो जो अपने एज्यूम डेटम माना है कोई भी बिल्डिंग है या फिर कहीं पे भी जो रोड का साइड में लगा रहता है उसका जो एलिवेशन है स्टेशन पे लगा रहता है उसके रेस्पेक्ट में अपना कितना एलिवेशन है, हाइट है, वो अपन इसमें बेंचमार्क में कंसिडर किया है। उसके बाद आता है RL। RL क्या चीज़ है, हाइट ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मीन सी लेवल MSL के और एनी बेंचमार्क ऑफ नॉन RL। तो किसी भी जिसका RL मेरे को पता है उस बेंचमार्क के रेस्पेक्ट में मेरा क्या है कि RL के बेंचमार्क के रेस्पेक्ट में हाइट ऑफ एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट है उसका हाइट कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों मैंने आपको थियोडोलाइट में बताया ही था कि बेंचमार्क है, बेंचमार्क को प्लस बैक साइड रीडिंग ऐड किया तो उसमें बैक साइड रीडिंग करके अपन को क्या होता है, उसका RL मिल जाता है। तो दोस्तों ठीक है, यही है, सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस अपन को इसको ये क्या करना है, याद रखना है दोस्तों। और दोस्तों इसका PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जितना हो सके जितना दोस्तों में शेयर करिए, उनसे सब्सक्राइब करवाइए, आप भी सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और जो भी आपको मेरे अंदर कमी है या फिर जो भी मैं इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ उसके लिए कमेंट ज़रूर डालिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिए, क्योंकि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ा या फिर कहीं पे भी आप जैसे कि पढ़ाई कर रहे हो या घूमने जा रहे हो तो इसको ऑन करके और देख सकते हो, पूरा आपको रिवीजन हो जाएगा और घूमना का घूमना हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही ये पढ़ाई का थोड़ा एक टेक्निक है जिससे कि आप लोगों को लगे कि आप गाने सुन रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, उसमें भी अपन अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको दोस्तों ये क्विक रिवीजन लाया है जिससे कि आप रिवीजन कर सके आराम से। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है मेथड ऑफ द लेवलिंग। मेथड ऑफ लेवलिंग में पहला दोस्तों आता है फ्लाई लेवलिंग। तो फ्लाई लेवलिंग किसके लिए काम में लिया जाता है दोस्तों, फ्लाई लेवलिंग टाइप ऑफ द, ये क्या है, डिफरेंशियल लेवलिंग है, यूज फॉर द रिकॉर्डिंग सर्वे एंड अप्रॉक्सीमेटली चेकिंग ऑफ लेवलिंग डन इन रैपिडली बट लो प्रिसाइज। मतलब कि फ्लाई लेवलिंग क्या है, डिफरेंशियल लेवलिंग है, इसमें रिकॉर्डिंग सर्वे अपन यूज़ किया जाता है अप्रॉक्सीमेट चेकिंग ऑफ द लेवल के लिए। तो और इसमें क्या होता है, रैपिडली होता है, बट इसमें जो एक्यूरेसी होती है, प्रिसीजन होता है, वो क्या होता है दोस्तों, लो होता है। उसके बाद आता है दोस्तों चेक लेवलिंग। चेक लेवलिंग डिफरेंशियल लेवल है, टाइप ऑफ द डिफरेंशियल लेवल है फॉर द पर्पज ऑफ द चेकिंग ऑफ एलिवेशन ऑलरेडी टेकिंग। जो अपन ने पहले से जो एलिवेशन ले चुके हैं उनकी जो चेकिंग करने के लिए, तो उसके लिए चेक लेवलिंग काम में लिया जाता है दोस्तों। उसके बाद में थर्ड है प्रोफाइल लेवलिंग। प्रोफाइल लेवलिंग के लिए दोस्तों अपन को क्या करना है, जैसे कि अपना एक फिक्स लाइन है उसके अराउंड में अपन को जो भी लेबलिंग करना है, डिटरमाइन द एलिवेशन करना है, मतलब कि एलिवेशन पॉइंट आउट करना है एलोंग ए फिक्स्ड लाइन। तो उसके एक लाइन है, उसके लिए अपन क्या कौन सी लेवलिंग काम में लेते हैं दोस्तों, प्रोफाइल लेवलिंग टाइप काम में लेते हैं। प्लॉटेड द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, जो भी अपन के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, जैसे कि मैंने यहाँ एक ये फिक्स लाइन है उसके यहाँ पे उसका मतलब एलिवेशन चेकआउट करना है, उसके बाद में इस सेक्शन पे दूसरे सेक्शन पे, तो इसलिए अपन कौन सी लेवलिंग काम में लेते हैं, प्रोफाइल लेवलिंग, एक प्रोफाइल का लेवलिंग करने के लिए, एलिवेशन फाइंड आउट करने के लिए। उसके बाद आता है दोस्तों सिंपल लेवलिंग फॉर डिटरमाइन द डिफरेंट
ऑफ एलिवेशन, डिफरेंस ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू पॉइंट विच आर विजिबल फ्रॉम द सिंगल पोजीशन। दोस्तों मेरा ये सिंगल पॉइंट है, उससे मेरे को डिफरेंस करना है किसका, एलिवेशन का, टू पॉइंट्स का। इसका जैसे ये पॉइंट दो पॉइंट है, इन दोनों के एलिवेशन का डिफरेंस आउट करना है, और वो मेरे को एक सिंगल पॉइंट से विजिबल है। तो उसके लिए अपन क्या काम में लेते हैं, सिंपल लेवलिंग काम में लेते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है फिफ्थ है लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग। तो दोस्तों ये लॉन्गिट्यूडनल लेवल है, ये भी क्या है, एक तरह से एक प्रोफाइल लेवलिंग का ही टाइप है। तो इसलिए इसको लॉन्गिट्यूडनल लेवल को क्या नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, प्रोफाइल लेवलिंग के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसलिए ये इसका सेम प्रोसीजर है जो प्रोफाइल लेवलिंग का होता है। उसके बाद आता है दोस्तों 6 में डिफरेंशियल लेवलिंग। डिफरेंशियल लेवलिंग की बात करते हैं तो ये इसमें दोस्तों क्या होता है, रिक्वायर द मोर देन वन सेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड व्हेन द डिफरेंशियल लेवल रिक्वायर्ड ऑफ द टू पॉइंट क्वाइट अपार्ट। मतलब कि क्या होता है कि डिफरेंट एलिवेशन रिक्वायर्ड, मतलब कि डिफरेंट एलिवेशन रिक्वायर्ड है और 2 पॉइंट्स है एंड क्वाइट एक दूसरे से बहुत दूर पे है, और रिक्वायर्ड द मोर देन वन सेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मतलब कि अपन के दोस्तों अगर मैं एक बात करूँ कि किसी भी एक पॉइंट है वो दूसरा पॉइंट विजिबल नहीं है, या तीसरा पॉइंट किसी भी एलिवेशन डिफरेंस एलिवेशन है और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर है, तो उनके लिए अपन को क्या है, इंस्ट्रूमेंट को चेंज करना पड़ेगा। तो कौन सी लेवलिंग का, डिफरेंशियल लेवलिंग काम लेंगे। तो उसके बाद में दोस्तों आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेसिप्रोकल लेवलिंग। तो दोस्तों रेसिप्रोकल लेवलिंग के बारे में अपन डिस्कस डिटेल से करेंगे। तो इधर मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा दोस्तों। यहाँ से अपना रेसिप्रोकल लेवलिंग स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। रेसिप्रोकल लेवलिंग 7 नंबर का, तो इंपॉर्टेंट है, डिटरमाइन द करेक्ट डिफरेंस ऑफ द। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मेरा एक रिवर के इस एज पे है, दूसरा उस रिवर बैंक के उस साइड में है, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में अपन को कौन सी लेवलिंग काम में लेते हैं, रेसिप्रोकल लेवलिंग काम में लेते हैं। इन मिड नो चांस ऑफ सेट इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों मिड में कोई भी इंस्ट्रूमेंट अपन को सेट करने का कोई भी चांस नहीं है, तो उस कंडीशन में रेसिप्रोकल लेवलिंग काम में लेते हैं दोस्तों। इसमें रेसिप्रोकल लेवलिंग में कौन कौन से करेक्शंस है जिनसे अपन को मतलब कि करेक्शन है जो रेसिप्रोकल लेवलिंग में अप्लाई कर सकते हैं, अपन करेक्ट कर सकते हैं। जो एरर है जिसके कारण आती है वो रेसिप्रोकल लेवल से अपन उसको रिमूव कर सकते हैं ड्यू टू द कर्वेचर इफेक्ट, रिफ्रैक्शन, कॉल्यूमिनेशन एरर। तो दोस्तों ये है जिससे कि अपन एलिवेशन कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों अगर मैं ऐसे इतनी डिस्टेंस पे लूँगा तो कर्वेचर का भी इफेक्ट आएगा, रिफ्रैक्शन का भी आएगा और कॉल्यूमिनेशन एरर का भी आएगा। तो दोस्तों इनका करेक्शन का अपन को रिक्वायरमेंट है, जिससे कि अपन इनको करेक्ट कर सकते हैं इस टाइप की लेवलिंग को करते टाइम। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं दोस्तों। अब इसमें दोस्तों इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। उसके बाद में दोस्तों ये दोस्तों पहले मैंने स्टार्टिंग किया ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ रीडिंग किया, फिर मैंने क्या किया दोस्तों, बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ रीडिंग लिया, बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ रीडिंग लिया। तो ए पॉइंट से रीडिंग लिया तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का हाइट है एच ए को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों। ये लेवल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, थोड़ी डिफ्लेक्ट हो गई, तो यहाँ पे रीडिंग अपना कितना रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, एच भी रिप्रेजेंट करता है लाइन ऑफ साइट को। ये सी ये करेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिवर है अपनी, और ये लाइन ऑफ साइट है, ये लेवल लाइन है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार मैंने यहाँ से किया तो यहाँ पे भी ये सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एच डैश यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ट्रू लेवल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, और डिफरेंस को अपन कितना हुआ उसमें करेक्शन अप्लाई करके और उसको ऐड करके और उसमें बेंचमार्क का रीडिंग ऐड करके अपन आर एल कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली से। तो दोस्तों एच कैलकुलेट करना है, तो देखो दोस्तों एच बी माइनस एच ए, मतलब कि एच बी क्या चीज़ है, अगर मेरा इंस्ट्रूमेंट ए पे है तो रीडिंग ऑन बी है तो उसको एच बी नाम दिया, और ए पे रीडिंग है तो उसको एच ए नाम दिया। तो एच बी माइनस एच ए प्लस एच वी डैश, यानी कि इंस्ट्रूमेंट को मैं बी पे ले गया और बी पे रीडिंग लिया तो एच वी डैश, और फिर उसकी से ए पे रीडिंग लिया तो एच डैश, तो एच वी डैश माइनस के एच डैश डिवाइडेड बाई द 2। इससे अपन को क्या किया, डिफरेंस कैलकुलेट किया दोस्तों। तो दोस्तों इन चीज़ों को अपन को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। करेक्शंस, कौन कौन से करेक्शन ड्यू टू द अर्थ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। पहला है अर्थ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। दोस्तों क्या होता है कि अपन जैसे कि लाइन ऑफ साइट कर रहे हैं, जो लाइन ऑफ साइट है कोई भी रेंज मतलब कि साइट कर रहे हैं किसी भी पॉइंट को या किसी भी स्टेशन को, रीडिंग कैलकुलेट करना है वहाँ पे, लेकिन वो दोस्तों अपन का क्या है कि कर्वेचर और रिफ्रैक्शन के कारण जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो थोड़ी डिफ्लेक्ट हो जाती है, और डिफ्लेक्ट होकर के अपना जो अर्थ कर्वेचर है उसके कारण से वो क्या है थोड़ा सा अपने लाइन ऑफ साइट से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो हॉरिजॉन्टल ना रह के लाइन ऑफ साइट को डिफ्लेक्ट हो जाती है, और वो उसमें क्या होता है कर्वेचर और रिफ्रैक्शन का भी फैक्टर होता है। तो दोस्तों उसको अपन करेक्शन को कैसे कैलकुलेट करते हैं,
स्टाफ रीडिंग करस्पॉन्डिंग टू द हॉरिजेंटल लाइन एंड RL एज पर द लेवल लाइन। तो दोस्तों अपन को ये चीज़ को याद रखना है कि स्टाफ रीडिंग है वो किसके करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट की जाती है, हॉरिजेंटल लाइन के करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट की जाती है, एंड RL एज पर द लेवल लाइन की करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट की जाती है। तो दोस्तों अपन यहाँ पे क्या करते हैं कि दोस्तों एक बात और ध्यान रखना आप कि जो कर्वेचर होता है, कर्वेचर क्या करता है अपना जो रीडिंग है स्टाफ की, जो रीडिंग है जहाँ पे अपन स्टाफ की रीडिंग करते हैं तो उस रीडिंग को क्या करेक्शन क्या होता है, कर्वेचर के कारण क्या होता है, नेगेटिव होता है। यानी कि नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी रीडिंग को क्या कर देता है दोस्तों, ज़्यादा मतलब कि अपन को क्या करना है, करेक्शन नेगेटिव अप्लाई करना है। इसका मतलब क्या है, एरर पॉजिटिव है। तो एरर पॉजिटिव है तो अपन ने जो रीडिंग मेजर किया है वो एक्चुअल रीडिंग से क्या है, कम है दोस्तों। इसलिए अपन करेक्शन कोफिशिएंट ऑफ करेक्शन क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव होता है। एंड रिफ्रैक्शन के कारण होता है वो रीडिंग को बढ़ा देता है दोस्तों। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई भी मेरा एक जैसे कि ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये मेरी लेवल लाइन है। तो दोस्तों इसमें क्या करता है, जैसे कि यहाँ पे मैं अगर मेजर करता हूँ, यहाँ पे अगर मेरे को मेजर करना है तो दोस्तों ये क्या करता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन क्या करता है दोस्तों, रिफ्रैक्शन मेरे इंस्ट्रूमेंट की ये रीडिंग है CR इसको बढ़ा देता है, जबकि CC मेरा क्या करता है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर क्या करता है मेरा स्टाफ रीडिंग को कम कर देता है। तो इसकी क्या करेक्शन है वो नेगेटिव अप्लाई किया, नेगेटिव अप्लाई होता है। और CR के कारण क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव अप्लाई होता है। ठीक है, क्योंकि वो स्टाफ रीडिंग को बढ़ा देता है तो उसमें अप्लाई होता है वो पॉजिटिव अप्लाई कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो जो नेट करेक्शन होता है दोस्तों, नेट करेक्शन होता है वो नेट करेक्शन कितना होता है, दोनों का समेसन, यानी कि CC के कारण नेगेटिव और CR के कारण पॉजिटिव होता है। तो माइनस के 6/7 D² होता है दोस्तों। और जो अभी आपने देख ही लिया था दोस्तों कि CC के कारण कितना रहता है, माइनस CR के कारण होता है, फ्रैक्शन के कारण 1/7 होता है किसका, CC का होता है। और CR के कारण कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन के कारण प्लस के 0.12 D² की वैल्यू आती है, जबकि CC के कारण जो करेक्शन की वैल्यू आती है माइनस के 0.785 इंटू D² की आती है। यहाँ पे D को किलोमीटर में रखा जाता है, तो जो कर्वेचर के कारण करेक्शन आता है वो मिनट में मीटर में आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब आता है डिस्टेंस ऑफ द विजिबल होराइजन। तो दोस्तों डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन क्या होता है, जैसे कि अपने समुद्र में जहाज़ वगैरह चलते हैं दोस्तों, और जो लाइट हाउस होता है तो जहाँ से अपन को एक डायरेक्शन को फिक्स करने के लिए वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, एक मिसाइल जली रहती है। तो इससे क्या करता है अपना वहाँ पे जियोडेटिक कर्वेचर को इंक्लूड किया जाता है, अर्थ के इफेक्ट को इंक्लूड किया जाता है। तो दोस्तों अपने क्या होता है कि वो विजिबल नहीं रहता, कुछ मतलब कि कुछ अर्थ कर्वेचर उसमें आ जाता है, तो वो अपन को डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस से दिखाई देगा, और उस डिस्टेंस को अपन कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे जैसे कि ये H है, H मेरा एक जो भी ऑब्जेक्ट है उसका हाइट है, और ये कितनी डिस्टेंस पे, जैसे कि यहाँ पे एक मेरा शिप है जो शिप जा रहा है और इसको मेरे को देखना है। तो इसकी हाइट कितनी है, H है, जैसे कि लाइट हाउस वगैरह है तो H हाइट है, कितनी डिस्टेंस पे D। तो मैं ये D डिस्टेंस कैसे रखूँ जिससे कि अपन को लाइट हाउस का टॉप मोस्ट दिख जाए। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, सारे करेक्शन अपन को अप्लाई करने होते हैं, CR और CC दोनों को अप्लाई, कर्वेचर ऑफ रिफ्रैक्शन और कर्वेचर करेक्शन ड्यू टू द कर्वेचर। तो दोस्तों अपन ने ये तो देख चुके हैं कि CR के कारण पॉजिटिव होता है, CC के कारण नेगेटिव होता है। और अपन ने देख लिया अगर जो भी कंबाइंड आ रहा है C बराबर के 0.0673 इंटू D² होता है, जो कि नेगेटिव होता है नेट करेक्शन। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जो C बराबर के H इक्वल टू जो हाइट जो करेक्शन है, ये अगर इतनी करेक्शन के बराबर की मैं हाइट यहाँ पे प्रोवाइड करा देता हूँ, तो दोस्तों यहाँ से अपन D कैलकुलेट कर लेते हैं। D किस में आएगा, किलोमीटर में। तो D बराबर आता है 3.85 इंटू √H के बराबर आता है। अगर मेरा बोथ डायरेक्शन में है तो उसके लिए यहाँ पे H1 है, यहाँ पे H2 है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए अपन को टोटल डिस्टेंस D1 प्लस के D2 3.85 इंटू √H प्लस के √H2 कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे कि इस पॉइंट से एक वो पॉइंट है, मिड पॉइंट है, जिससे कि अपन को D1 डिस्टेंस पे ये H ऑब्जेक्ट है, H2 डिस्टेंस पे ये है, तो यहाँ से अपन को दोनों का टॉप मोस्ट दिख सके। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं आगे, टॉपिक क्या है, सेंसिटिविटी ऑफ द बबल ट्यूब। सेंसिटिविटी ऑफ द बबल ट्यूब क्या कहता है दोस्तों, इसको रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों अल्फा से। इट इज़ एन एंगल ऑफ रोटेशन, मतलब कि ये क्या चीज़ है, एंगल ऑफ रोटेशन है।
ऑफ किसका, बबल ट्यूब का। मतलब कि अपन की जो बबल ट्यूब लगी रहती है वो बबल ट्यूब का रोटेशन है बाय द वन डिवीजन, ड्यू टू द वन डिवीजन मूवमेंट ऑफ द बबल। एक डिवीजन मूवमेंट के कारण कितना एंगल बन रहा है अपना, कितना मतलब कि एंगल ऑफ रोटेशन बन रहा है बबल ट्यूब, किसके कारण, वन डिवीजन मूवमेंट के कारण ऑफ द बबल। तो दोस्तों इसको अपन जैसे कि ये मेरा यहाँ पे सेंटर पे एक एंगल थीटा बन रहा है और ये कितने डिवीजन है, टोटल एनएल डिवीजन है बबल के टोटल है, और एक डिवीजन के कारण कितना इंटरसेप्ट आ रहा है S1 से लेकर के S2 तक, और टोटल कितना है S है, और एंगल कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा का रिप्रेजेंट कर रहा है। तो थीटा बराबर के NL/R, तो यानी कि NL/R इक्वल टू S/N इंटू डी। एन डिवीजन के कारण है तो डी, ये डी कौन सी डिस्टेंस है, डी ये ही है अल्फा। अल्फा इट इज एन एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ अपन को क्या निकालना है, रोटेशन एंगल निकालना है। रोटेशन एंगल कितना हुआ, थीटा हुआ था, थीटा बराबर के NL/R। आर एन, अगर एन की वैल्यू 1 रखता हूँ तो L/R आ जाता है। तो अल्फा बराबर के L/R और 20 62 65, अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो ये सेकंड में 20 62 65 से मल्टीप्लाई किया तो S/D मल्टीप्लाई बाई 20 62 65 इसका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो पाई रेडियन बराबर के 180 डिग्री और 1 रेडियन बराबर के 1 रेडियन, मतलब कि ये आंसर रेडियन मारा था, उसको रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है, अपन को सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मैंने बोला था 20 62 65 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है सेंसिटिविटी ऑफ द बबल ट्यूब इंक्रीज बाई द। अगर मेरे को सेंसिटिविटी इंक्रीज करना है तो किस किस से इंक्रीज द लेंथ ऑफ द ट्यूब, लेंथ अपन को जो ट्यूब है उसकी लेंथ को इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज द डायमीटर ऑफ ट्यूब, डायमीटर ऑफ ट्यूब को इंक्रीज कर दिया। दोस्तों इनको याद रखना है, डिक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द एंड सरफेस टेंशन। अपन को क्या करना है, विस्कोसिटी को भी डिक्रीज करना है, सरफेस टेंशन को भी डिक्रीज करना है, एंड डिक्रीज द रफनेस ऑफ द इनर वॉल ऑफ द ट्यूब। तो दोस्तों इनर वॉल की जो ट्यूब है उसकी रफनेस को भी अपन को डिक्रीज करना है, जिससे कि अपन सेंसिटिविटी को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों एक कॉन्सेप्ट आता है इन्वर्टेड स्टाफ का। इन्वर्टेड स्टाफ का क्या कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जैसे कि मेरे को बॉल या रूफ का, सीलिंग का, मतलब कि अपन को RL कैलकुलेट करना है बॉटम पोर्शन का। तो अपन क्या करते हैं, स्टाफ रीडिंग को इन्वर्टेड लगा देते हैं। रीडिंग आर रिप्रेजेंटेड एज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द इन्वर्टेड स्टाफ। तो इन्वर्टेड स्टाफ में क्या होता है, रीडिंग नेगेटिव शो करता है। तो इससे अपन को क्या करना है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, RL ऑफ द बेंचमार्क प्लस के बैक साइड। तो दोस्तों किसी भी पॉइंट का अपन को RL कैलकुलेट करना है, जैसे कि रूफ का, सीलिंग का फैन है, उसका बॉटम का RL कैलकुलेट करना है। तो RL कैलकुलेट करना है तो दोस्तों अपन को सबसे पहले तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट कर लिया। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट करके हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट RL ऑफ द बेंचमार्क प्लस के बैक साइड कैलकुलेट किया। अब दोस्तों अपन क्या करेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से क्या करते हैं अपन, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस के 4 साइड करते हैं। लेकिन दोस्तों इन्वर्टेड स्टाफ लगाया है तो इसकी रीडिंग क्या होगी, नेगेटिव रिप्रेजेंट कर देगा इन्वर्टेड स्टाफ में। तो क्या करेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस ऑफ 4 साइड। ठीक है दोस्तों, इस पर ये इन्वर्टेड स्टाफ का कॉन्सेप्ट है, अगर एग्जाम में आता है तो दोस्तों इसको रिमेंबर रखना है अपन को। आगे चलते दोस्तों, अब अपन को दोस्तों कर सकते हैं कौन कौन से टेस्ट यूज़ करते हैं दोस्तों। तो अपन थोड़ा स्पीड से चलते हैं अभी दोस्तों, क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा। तो दोस्तों फॉलोइंग टेस्ट आर कवर इन द लेवलिंग। प्लेट लेवल टेस्ट, प्लेट लेवल टेस्ट में दोस्तों क्या होता है, मेक द प्लेट बबल एट सेंट्रल टू देयर रन व्हेन द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द ट्यूबलाइट इज ट्रूली वर्टिकल। तो प्लेट लेवल टेस्ट है वो किस लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है कि मेक द प्लेट बबल एट सेंट्रल टू देयर रन व्हेन द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द थियोलाइट इज ट्रूली वर्टिकल। दोस्तों अपन को इसे रिमेंबर रखना है। उसके बाद आता है क्रॉस हेयर रिंग टेस्ट। वर्टिकल क्रॉस हेयर लाइज इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है कोलिमिनेशन इज एज्यूमेट टेस्ट। एज्यूमेट मेक द लाइन ऑफ साइट परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये टेस्ट किसके लिए किया जाता है, ये टेस्ट इसके लिए किया जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों स्पैर टेस्ट। स्पैर टेस्ट किसके लिए किया जाता है, मेक द हॉरिजॉन्टल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। अब ये दोस्तों देख कोलिमिनेशन इन एज्यूमेट है तो मेक द लाइन ऑफ साइट परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल। लाइन ऑफ साइट है उसको किसके परपेंडिकुलर करना है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर करना है। स्पैर टेस्ट में क्या होता है, मेक द हॉरिजॉन्टल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। बबल ट्यूब एडजस्टमेंट, मेक द टेलीस्कोप बबल सेंट्रल व्हेन द लाइन ऑफ साइट इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है वर्टिकल आर्क टेस्ट। वर्टिकल आर्क टेस्ट में क्या करता है, मेक द वर्टिकल सर्किल इंडिकेट 0 व्हेन द लाइन ऑफ साइट इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल आर्क टेस्ट मतलब कि अपन को क्या करना है, वर्टिकल सर्किल है वो इंडिकेट कर रहा है, क्या रीडिंग इंडिकेट करता है 0 व्हेन द लाइन ऑफ साइट इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। लाइन ऑफ साइट है
ये परपेंडिकुलर है किसके, वर्टिकल एक्सिस के, और वो 0 रिप्रेजेंट करता है, तो ये वर्टिकल आर्क टेस्ट हो गया। उसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपन किसके ऊपर, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग के ऊपर चलते हैं दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग क्या करता है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग में क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ द एलिवेशन ऑफ ए स्टेशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द वर्टिकल एंगल एंड हॉरिजॉन्टल एंगल। ठीक है दोस्तों, अपन को क्या करना है, एलिवेशन करना है ऑफ ए स्टेशन किसके, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द वर्टिकल एंगल एंड हॉरिजॉन्टल एंगल। अपन को दोस्तों हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल के बेसिस पे किसी भी स्टेशन का एलिवेशन कैलकुलेट करना होता है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग के अंदर अपन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, और लेवल फील्ड बुक चेक अपन लगाते हैं, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस के समेशन ऑफ फोर साइड इक्वल टू लास्ट आर एल माइनस के फर्स्ट आर एल और इक्वल टू समेशन ऑफ राइज माइनस के समेशन ऑफ फॉल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है मीन सी लेवल करेक्शन। ये दोस्तों अपन ने पहले कवर नहीं किया था, तो इसको मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। तो सी एच इक्वल टू माइनस के एल एच अपॉन आर, एच यहाँ पे एनी एल्टीट्यूड है जितने में अपन को कि मीन सी लेवल का करेक्शन लगाना है, आर जो रेडियस ऑफ अर्थ है 6370 किलोमीटर, एल इज द मेजर्ड लेंथ। ठीक है दोस्तों, जो इक्विवेलेंट लेंथ निकल के आएगी एल बराबर के एल इक्वलेंट बराबर के एल प्लस के सी एच। इस सी एच में मीन सी लेवल के जो करेक्शन है उसको उस लेंथ में ऐड कर देंगे, तो अपन की इक्वलेंट लेंथ निकल के आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब अपन का नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों कर्व की तरफ बढ़ते हैं आगे दोस्तों। कर्व के अब स्टार्टिंग में थियोडाइट की तरह ही अपन दोस्तों इसमें क्या करेंगे, कर्व में जो भी पॉइंट है उनको करेंगे। तो पी सी क्या चीज़ है दोस्तों, पॉइंट ऑफ द कर्व, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। पॉइंट ऑफ पी टी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को रिप्रेजेंट किया है। डेल्टा क्या चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे जो मेरे एक मैं मतलब कि जो भी कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ कर्व पे, ये फोर साइड है, ये इधर की दूसरी जो बैक साइड है, मतलब कि एक तरह से डायरेक्शन चेंज हुआ है। तो कितने डायरेक्शन से चेंज हुआ है, वो डेल्टा एंगल से चेंज हुआ है। तो ये डेल्टा क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल है। टी टेंजेंट लेंथ है, मतलब कि पी सी से लेकर के बी तक। और बी क्या चीज़ है दोस्तों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब कि एक मेरी पी सी लाइन ऑफ साइट ये है, ये एक लाइन ऑफ साइट ये है, दोनों का इंटरसेक्शन जहाँ पे बन रहा है और दोनों कितने एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहा है, ये एंगल अपना डेल्टा को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों। उसके बाद आता है थीटा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये थीटा यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों। एल लेंथ ऑफ द कर्व, जो मेरे दोस्तों यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो टोटल लेंथ है वो एल लेंथ ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। बी क्या चीज़ है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दोस्तों इनमें कुछ फैक्ट है, इनको अपन को डेरिवेशन कैलकुलेट नहीं करना है, डायरेक्टली वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों ये अपन ने देख लिया कि एम है जो मिड ऑर्डिनेट को शो कर रहा है। उसके बाद दोस्तों ई एपेक्स डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये ई एपेक्स डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों। एम है जो अपना क्या है, मिड ऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों। और टी1 से लेकर के टी2 तक है, ये मेरी कॉर्ड है, ये एल जिसकी लेंथ है एल से रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों। तो ये दोस्तों इन चीज़ों को अपन को क्या करना है, याद रखना है कि कौन सा सिंबल है, किसके लिए यूज़ किया है, तो अपन को थोड़ा एनालिसिस करने में जल्दी रहेगा। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट T1B, तो दोस्तों ये अपन की जो कैपिटल टी है, ये T1B है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है R इंटू 10 डेल्टा बाई 2। डायरेक्टली अपन को रिमेंबर रखना है दोस्तों, लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना है, R इंटू 10 डेल्टा बाई 2। ऐसे ही लेंथ ऑफ कर्व है, लेंथ ऑफ कर्व कहाँ से, T1 से लेकर के C और T2 से लेकर के जो टोटल लेंथ निकल के आती है वो कितनी आती है दोस्तों, 2πr अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई द डिफ्लेक्शन एंगल यानी कि डेल्टा। ठीक है दोस्तों, लेंथ ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड T1D T2, डायरेक्टली याद रखना है दोस्तों 2r साइन डेल्टा बाई 2। तो ये दोस्तों ये यहाँ पे जो हाफ एंगल है वो डेल्टा बाई 2 है, r इसकी रेडियस है कर्व की, तो 2r इंटू साइन डेल्टा बाई 2 इसकी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों। किसकी, अपना जो लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड है। उसके बाद में मिड ऑर्डिनेट है सी से लेकर के डी तक, जो मिड ऑर्डिनेट है ये एम से रिप्रेजेंट किया है दोस्तों। इसकी लेंथ है, अगर मैं ओ से लेकर के सी तक की लेंथ में से ओ से लेकर के डी तक की लेंथ माइनस कर देता हूँ, तो डायरेक्टली ये दोस्तों कैलकुलेट होता है आर ब्रैकेट 1 माइनस के कॉस डेल्टा बाई 2। तो ये दोस्तों इसको याद रखना है कि मिड ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी निकल के आती है। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। उसके बाद दोस्तों एपेक्स डिस्टेंस निकल के आती है BC, जिसको OB माइनस के OC से रिप्रेजेंट किया है। तो R ब्रैकेट के अंदर सेक डेल्टा बाई 2 माइनस के, जो मैं अभी बताया था आपको। उसके बाद में चेनेज ऑफ T1, दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि चेनेज ऑफ T1 उसी डायग्राम पे चलता हूँ और मैं उसी पॉइंट का डिस्कशन करता हूँ दोस्तों। चेनेज ऑफ T1 की बात करता हूँ, तो चेनेज ऑफ B, अगर मैं इस चेनेज ऑफ B में से
माइनस की कर देता हूँ किसको, बी T1 को, तो मेरे को चेन एज ऑफ T1 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चेन एज ऑफ बी मेरे को पता है। तो इसमें से मैं ये लेंथ है, ये वाली लेंथ है, इस लेंथ को मैं माइनस कर देता हूँ तो मेरे को चेन एज ऑफ T1 मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर मेरे को चेन एज ऑफ T2 कैलकुलेट करना है दोस्तों, तो चेन एज ऑफ T2 कैलकुलेट करना है तो ये नहीं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाओ, नहीं दोस्तों, तो यहाँ पे T1 के चेन एज पता चल गए। T1 चेन एज लेंथ में से मैं लेंथ ऑफ ये लेंथ ऑफ आर्क में ऐड कर दूंगा तो चेन एज ऑफ T2 पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों। डिग्री ऑफ द कर्व, डिग्री ऑफ कर्व क्या चीज़ है दोस्तों, एंगल एट सेंटर सबटेंडेड बाय द वन चेन लेंथ, मतलब कि एक चेन लेंथ के द्वारा अपन को सेंटर पे कितना एंगल बनाया है उसको अपन एक डिग्री ऑफ कर्व कहते हैं, वन चेन लेंथ के द्वारा जो बनाया गया है। तो दोस्तों 2πr/360, मतलब कि अपना जो पूरा है 2πr, तो उसके द्वारा कितना डिग्री एंगल बनाता है 360, तो 2πr लेंथ के द्वारा 360 एंगल बनाया। तो अपन कितने लेंथ के लिए ले रहे, एक चेन लेंथ के लिए, तो एक चेन लेंथ डिवाइडेड बाई डिग्री कर्व। तो यहाँ से अपन को क्या है, डिग्री ऑफ कर्व निकाल सकते हैं कि एक चेन लेंथ के द्वारा कितना डिग्री का एंगल बनाया गया। तो दोस्तों इसमें अपन चेन की लेंथ है जो 30 मीटर है, अगर 20 मीटर लेते हैं, तो अगर मैं दोस्तों ये बात करता हूँ कि अगर 30 मीटर चेन लेंथ लेता हूँ तो 1720/r ये फॉर्मूला आता है। अगर मैं 20 मीटर की लेता हूँ तो 1150/r ये फॉर्मूला निकल के आता है। तो दोस्तों इन चीज़ों को अपन को क्या करना है, याद रखना है। और एक और चीज़ दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि लेंथ ऑफ द फर्स्ट कॉर्ड, लेंथ ऑफ द, अगर मेरे को, मैं क्या करता हूँ, लेंथ ऑफ फर्स्ट कॉर्ड मेरे को कैलकुलेट करना है दोस्तों। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड अपन ने देखा था दोस्तों, लेंथ ऑफ कॉर्ड थी अपनी T1D T2 ये लेंथ ऑफ कॉर्ड थी। तो दोस्तों अपन को, अगर मैं क्या है कि जैसे कि एक कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसमें क्या है कि लेंथ ऑफ कॉर्ड ये अलग है, यहाँ से अलग है, तो इसमें दोस्तों ये लेंथ ऑफ कॉर्ड बनती है। जैसे कि मेरा ये है, ये मेरा सेंटर है, तो मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक टेंजेंट लेंथ बनाई, क्या बोलते हैं अपन को दोस्तों, लेंथ ऑफ टेंजेंट बनाया। उसके बाद में इस पॉइंट से लिया, इस पॉइंट से लेकर के दूसरा लेंथ ऑफ टेंजेंट बनाया। तो दोस्तों इसको सेंटर से मैच किया, इसका ये कॉर्ड आएगा, इसके बाद में इसका भी एक दूसरा कॉर्ड आएगा। तो दोस्तों अपन अब बात कर रहे हैं कि लेंथ ऑफ द फर्स्ट कॉर्ड। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट कॉर्ड के लिए बात करते हैं दोस्तों। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट कॉर्ड के लिए अपन दोस्तों क्या है कि मल्टीपल ऑफ द वन चेन जस्ट ग्रेटर देन चेन एज ऑफ T1, इस T1 पॉइंट पे जितना चेन एज आ रहा है उससे जस्ट मल्टीपल ऑफ वन चेन, मतलब कि इससे जस्ट इस चेन जिस पे जितना चेन एज T1 पे आया है उससे थोड़ा से ज़्यादा, मतलब मल्टीपल में अपन को एक चेन लेंथ लेना है और जितना T1 पे चेन एज आया है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो लेंथ ऑफ द फर्स्ट कॉर्ड आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगर मेरे को ऐसे ही मैं देखूँ कि लेंथ ऑफ द लास्ट कॉर्ड कितना होगा, तो चेन एज T2 है, T2 पे जितना चेन एज है माइनस की कर दूंगा कितना, मल्टीपल ऑफ द वन चेन लेंथ, मतलब कि T2 का जो चेन एज है उसमें से मैं माइनस कर दूंगा कितना, वन चेन लेंथ मल्टीपल ऑफ वन चेन लेंथ, कितना, मल्टीपल ऑफ लेंथ जो कितने से कम हो T2 से, तो अपन को लास्ट जो मैं ड्रॉ करूंगा उसका जो कोड आएगा उस कोड की वैल्यू अपन को पता चल जाएगी। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपन। ये अपना कवर हुआ कर्व का, लेंथ ऑफ लास्ट कॉर्ड, लेंथ ऑफ फर्स्ट कॉर्ड, डिग्री ऑफ कर्व, ये ऑल दीज थिंग्स अपन कवर किए हैं और ये मैंने इस मेरे शॉर्ट नोट्स में कवर कर रखा है, इनको आप डाउनलोड करके देख सकते हो। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं दोस्तों, मेथड ऑफ द सेटिंग आउट ऑफ द कर्व ऑन द ग्राउंड। तो दोस्तों मेथड ऑफ द सेटिंग ऑफ द कर्व ऑन द ग्राउंड, तो मैं पहला मेथड है दोस्तों बाई द परपेंडिकुलर ऑफसेट। अपन को याद रखना है कि कौन कौन से मेथड है, बाई द रेडियल ऑफसेट, ऑफसेट फ्रॉम द कॉर्ड प्रोड्यूस्ड मेथड। तो ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस्ड मेथड, तो इसमें के अंदर क्या होता है कि लेंथ ऑफ कॉर्ड जितना भी आता है दोस्तों वो हमेशा याद रखना है कि किससे ज़्यादा नहीं हो सकता, नॉट ग्रेटर देन R/20, जो रेडियस है उसका 20 उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। उसके बाद आता है दोस्तों रैंकाइन मेथड या डिफ्लेक्शन मेथड या टेंजेंशियल मेथड, जिसमें कि जो डेल्टा बनता है डिफ्लेक्शन इज़ नॉट ग्रेटर देन 17-19 CR, मिनिमम इतना होना चाहिए। तो जो डिफ्लेक्शन एंगल होता है रैंकाइन मेथड के अंदर वो 17-19 CR से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मिनिमम इतना, मतलब मिनिमम इतना होना चाहिए 17-19/C/R। ठीक है दोस्तों। तो अब दोस्तों कुछ है कि मेजरमेंट ऑफ द एरिया एंड वॉल्यूम। वह पहला है डिवाइडिंग इन द नंबर ऑफ द ट्राइंगल्स। दोस्तों ये अपन बहुत पहले पढ़ चुके हैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको ये यूज फार्मूला जो भी है ये सब इनमें डिवाइड कर दिया 1/2 × A × B × sin C, उसका C साइड है, C
पॉइंट है उसके अपोजिट का एंगल लिया, साइन लिया, और ए बी जो साइड है उनको लेंथ को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाई 2 करके जो टोटल एरिया है उसको 1/2 इंटू करके। दोस्तों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको आप पे छोड़ता हूँ कि आप इनको कवर कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं एक बात आपसे थोड़ा कवर करना चाहूँगा, इसमें कवर ये करना चाहूँगा कि जो प्रिमोडियल फार्मूला होता है अपना सिम्पसन 1/3 रूल, ओनली फॉर द ऑड मेजरमेंट के लिए काम में लेते हैं दोस्तों। इफ द इवन देन द लास्ट 2 बाई द ट्रेपेजोडियल। और ट्रेपेजोडियल कैसे होता है कि एरिया कैलकुलेट करना है तो d/2 मल्टीप्लाई बाई द h1 पहला मतलब कि एलिवेशन हाइट जो भी मेजरमेंट है, प्लस के hn लास्ट में, प्लस के 2 टाइम्स ऑफ h2 से लेकर के hn-1 तक ये अपन को। और अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो जो हाइट है उसको एरिया से रिप्लेस कर दो तो अपन का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो लेकिन ऑड नंबर के लिए वैलिड होता है, ये याद रखना बस। कभी भी आपको क्वेश्चन आ जाए तो उसमें ऑड के लिए ये कैलकुलेट होता है। अगर इवन है तो लास्ट के 2 को किससे कैलकुलेट करना है, ट्रेपेजोइडल से कैलकुलेट करके और उसमें ऐड कर देना, बस इतना सा करना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये ट्राइंगल एरिया मैट्रिक्स मेथड, और ये दोस्तों इतना से याद रखना कि एक्यूरेसी का अगर लेवल चेक करना है तो एक्यूरेसी। ठीक है दोस्तों, तो मतलब सिम्पसन 1/3 रूल ज़्यादा होता है किससे, ट्रेपेजोइडल रूल से, एंड मिड ऑर्डिनेट से, एंड एवरेज ऑर्डिनेट से। तो ये एक कंपैरिजन है दोस्तों, इनको याद रखना है कि सिम्पसन 1/3 रूल है वो ज़्यादा होता है ट्रेपेजोइडल से, एंड ज़्यादा होता है मिड ऑर्डिनेट से, एंड ज़्यादा होता है मोर देन एवरेज ऑर्डिनेट से। तो इसको थोड़ा आप कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है, तो इसके लिए इसको आप याद रखना। अपना नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों प्लेन टेबल। प्लेन टेबल के ऊपर अपन डिस्कस करते हैं दोस्तों। प्लेन टेबल सर्वेइंग होता है दोस्तों। तो इसमें प्लेन टेबल में क्या करते हैं दोस्तों, ये एक टोटली फील्ड वर्क है इसमें, मतलब कि इसको फील्ड सर्वे के नाम से भी जाना जाता है। फील्ड सर्वे मतलब इसमें कोई भी ऑफिशियल वर्क नहीं है, कोई भी लैब का वर्क नहीं है, जो भी काम करना है वो फील्ड में ही करना है। तो दोस्तों अपन सबसे पहले इसमें जो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज़ करते हैं, उनके बारे में अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों, इसलिए आप कि साइज़ ऑफ द प्लेन टेबल बोर्ड 750 mm बाई 600 mm होती है, और जिसकी थिकनेस है वो 20 mm रखी है, यानी कि 750 बाई 600 का आप याद रखना, और थिकनेस है 20 mm की। अदर जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं दोस्तों वो उनमें पहला है एलिडेड। तो दोस्तों ये एलिडेड है, उसमें इधर ऑब्जेक्ट वैन होता है जिससे, और इधर होता है एक साइटिंग वैन होता है। तो दोस्तों और इसका जो एज होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, फिड्यूशियल एज के नाम से जाना जाता है। जहाँ आपको दिखेगा कि फिड्यूशियल एज तो यानी कि एलिडेड, नॉट टेलीस्कोप एलिडेड के बारे में अभी बात कर रहा हूँ, केवल एलिडेड के बारे में बात कर रहा हूँ। इसका लेंथ कितना है 450 mm है। और उसके बाद में दोस्तों टेलीस्कोप एलिडेड आता है। हाँ दोस्तों ये भी याद रख लो कि एलिडेड का यूज़ क्यों किया जाता है, कि अपन को क्या करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को साइटिंग करना है, और उसके बाद में जो लाइन है उस पर ड्राइंग टेबल पे, प्लेन टेबल पे जो अपनी ड्राइंग शीट है उस पर अपन को लाइन को जो ड्रॉ करना है, उसके लिए अपन को इसको एलिडेड को काम में लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है टेलीस्कोप एलिडेड यूज्ड एज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड एलिवेशन। अपन को क्या करना है कि एलिवेशन भी मेजरमेंट करना है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मेजरमेंट करना है, तो अपन टेलीस्कोप एलिडेड यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों। ट्रप कंपास क्या है कि दोस्तों ये ट्रप कंपास किसकी है, टू प्लॉट द मैग्नेटिक मेरिडियन टू फैसिलिटेट द ओरिएंटेशन। तो मतलब कि अपन को क्या है कि मैग्नेटिक मेरिडियन को ड्रॉ करने के लिए, और इससे कि अपन को क्या करना है, ओरिएंटेशन में अपन को हेल्प करता है। और ये इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, यहाँ पे इसका मेजरमेंट होता है, और ये निडल होता है। इसका लेंथ कितना होता है 150 mm होता है। ट्रम्प कंपास मतलब अपन को मेनली ये बात रखना है कि ट्रम्प कंपास किसके लिए यूज़ करते हैं, ओरिएंटेशन के यूज़ में लगते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों प्लम्बिंग फॉर्क क्या होता है, देखो ओरिएंटेशन के लिए अपन ट्रम्प कंपास यूज ले लेंगे, लेकिन अगर दोस्तों अगर सेंटरिंग करनी है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, प्लम्बिंग फॉर्क काम में लेना पड़ेगा। और उसके बाद में अगर मैंने बताया दोस्तों ओरिएंटेशन के लिए ट्रम्प कंपास यूज़ करना है, सेंटरिंग के लिए प्लम्बिंग फॉर्क यूज़ करना है, और अगर मेरे को प्लेन टेबल को लेवलिंग करनी है तो उसके लिए लेवल 2 या स्प्रेड लेवल काम में लेना है दोस्तों। तो जिसका आगे है लेवल 2 या स्प्रेड लेवल, जिसके लिए कि अपन क्या कर रहे हैं दोस्तों लेवल 2 काम में लेते हैं। ये लेवल 2 या स्प्रेड लेवल है फॉर लेवलिंग द प्लेन टेबल। ठीक है दोस्तों, ऑपरेशन इंक्लूड इन द प्लेन टेबल सर्वे। कौन कौन से ऑपरेशन है जो प्लेन टेबल सर्वे में इंक्लूड होते हैं दोस्तों, तो पहला है दोस्तों सेंटरिंग में क्या करते हैं, फॉर प्लॉटेड द स्टेशन पॉइंट एग्जैक्टली ओवर द ग्राउंड। मतलब कि अपन को क्या करना है, जो उसको सेंटर करना है, जो अपना जो उस पर जो पॉइंट है उसको ड्राइंग पे सीट पे जो प्लेन टेबल में उसको एग्जैक्टली अर्थ पे ग्राउंड पे प्लॉट करना है। प्लम्बिंग फॉर्क
मैंने बता ही दिया दोस्तों। सेंटरिंग के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर लेते हैं, प्लमिंग फॉर्क। लेवलिंग विद द हेल्प ऑफ द स्प्रिट लेवल, स्प्रिट लेवल से अपन इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको लेवलिंग कर सकते हैं। ब्रिंगिंग द प्लेन टेबल इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब कि एकदम से लेवल करना है। उसके बाद आता है दोस्तों ओरिएंटेशन बाय द बैक साइटिंग। अपन ओरिएंटेशन करना है तो बैक साइटिंग के द्वारा कर सकते हैं, और बाय द ट्रप कंपास के द्वारा अपन इसको क्या करने हैं, ओरिएंटेशन के काम में ट्रप कंपास यूज़ करते हैं। कीपिंग द प्लेन टेबल, प्लेन टेबल को क्या करना है, पैरेलल टू द पोजीशन ऑक्यूपाइड एट द फर्स्ट स्टेशन। तो अपन को क्या करना है, प्लेन टेबल को उसके पैरेलल रखना है, जो अपन ने पहले स्टेशन को फर्स्ट में जो स्टेशन बनाया था उसके। तो इस तरह से ओरिएंटेशन करना है। एंड ऑल प्लेटेड लाइन पैरेलल टू द करस्पॉन्डिंग लाइन ऑन द ग्राउंड। तो जो भी अपन ने ड्रॉ की है लाइन, वो सभी लाइनें उसके पैरेलल होनी चाहिए, किसके, जो ग्राउंड पे है एक्चुअली में उसके। ठीक है दोस्तों, आगे मेथड ऑफ द प्लेन टेबल सर्वेइंग, कौन कौन से मेथड है जो अपन प्लेन टेबल में काम में लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, आगे चलते हैं। तो दोस्तों पहला है रेडिएशन। रेडिएशन व्हेन एरिया इज स्मॉल, मतलब कि अपन का एरिया स्मॉल है एंड रिक्वायर्ड स्टेशन शुड बी विजिबल, मतलब कि सभी स्टेशन विजिबल है। तो उस केस में अपन क्या करते हैं, जैसे कि मेरा A B C D ये एक स्मॉल एरिया पे एक स्टेशन है, इनको मेरे को एक ड्राइंग शीट पे ड्रॉ करना है। तो इससे मैंने रे ड्रॉ किया रेडिएशन से, और A B C D यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, सारे पॉइंट विजिबल थे, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आता है दोस्तों ट्रेवर्जिंग। ट्रेवर्जिंग आता है सिमिलर टू द कंपास एंड थियोडोलाइट ट्रेवर्जिंग। तो दोस्तों अपने जो पहले डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, तो मोस्ट सूटेड होता है व्हेन द नैरो स्ट्रिप ऑफ द टेरेन सर्वेज, एग्जांपल सर्वे ऑफ द रोड और रेलवेज वगैरह, उनमें अपन को जो नैरो एरियाज होते हैं, नैरो स्ट्रिप होते हैं, उनके लिए अगर अपन को यूज़ करना है तो इस टाइप का प्लेन टेबल का मेथड अपन काम में लेते हैं। तो दोस्तों अपन को ये याद रखना है कि सर्वे ऑफ द रोड करना है या रेलवे करना है तो उसमें ट्रेवर्जिंग काम में लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। रेडिएशन और रिसेक्शन। दोस्तों आगे चलते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है, टू स्टेशन सेलेक्टेड सच दैट द ऑल अदर स्टेशन विजिबल फ्रॉम, मतलब कि इसमें क्या करना है, टू स्टेशन सेलेक्ट करना है अपन को, जिससे कि सभी स्टेशन अपन को विजिबल हो जाए। लाइन जॉइनिंग ऑफ दीज टू स्टेशन इज कॉल्ड द बेस लाइन, मतलब कि जो भी अपन को लाइन कनेक्ट कर रहे हैं तो उसको अपन क्या नाम देंगे, जैसे कि मैंने A स्टेशन और B स्टेशन दिया, ये दो स्टेशनों से सभी स्टेशन विजिबल है, तो इन दोनों स्टेशनों को जॉइन करने वाली लाइन है, उसको अपन क्या नाम दिया, बेस लाइन नाम दिया था। उसके बाद आता है दोस्तों फोर्थ मेथड है रिसेक्शन। प्रोसीजर ऑफ लोकेटिंग द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन बाय ड्राइंग रेज, मतलब अपन को क्या करना है, लोकेटिंग द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को लोकेट करना है बाय ड्राइंग द रे फ्रॉम द स्टेशन, किससे, स्टेशन से, वेयर द पोजीशन आर ऑलरेडी प्लॉटेड ऑन द ड्राइंग शीट। देखो ऑलरेडी मैंने प्लॉट कर लिया, लेकिन अपन को क्या करना है, लोकेट करना है। तो इसके लिए अपन को क्या करना है, रिसेक्शन मेथड काम लेते हैं। रिसेक्शन मेथड किस, मतलब रिसेक्शन के कौन कौन से मेथड है, रिसेक्शन के प्लेन टेबल का ये अपना जो मेथड था, ये मेथड ऑफ द प्लेन टेबल के था, तो उसमें रिसेक्शन था। रिसेक्शन भी किस किस से कर सकते हैं दोस्तों, रिसेक्शन को भी अपने करने के कौन कौन से तरीके हैं दोस्तों, वही अपन कंपास के द्वारा कर सकते हैं, बैक रेज के द्वारा करते हैं, बाई सॉल्विंग द 2 पॉइंट प्रॉब्लम, बाई सॉल्विंग द 3 पॉइंट प्रॉब्लम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में कंपास तो अपन पहले देख चुके हैं दोस्तों। उसके बाद आता है बैकरेज मेथड। बैकरेज मेथड में क्या करते हैं दोस्तों, व्हेन वन ऑफ द प्लॉटेड स्टेशन इज एसेसिबल फ्रॉम द स्टेशन टू द प्लॉटेड स्टेशन, जो भी अपना प्लॉटेड स्टेशन है वो क्या है, एसेसिबल है, तो इस केस में अपन कौन सा मेथड काम में लेते हैं, वन रेज और 2 पॉइंट प्रॉब्लम में लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ द प्लेन टेबल स्टेशन ऑन ड्राइंग शीट, मतलब अपन को क्या करना है, लोकेटिंग करना है पोजीशन ऑफ द प्लेन टेबल स्टेशन ऑन ड्राइंग शीट बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ द 2 पॉइंट दैट इज ऑलरेडी प्लॉटेड ऑन द ड्राइंग शीट। तो अपन को मतलब कि रिसेक्शन में अपन ने दोस्तों ये कर लिया था कि अपन ने पहले से ही उसको ड्रॉ कर चुके, ऑलरेडी प्लॉटेड है ड्राइंग शीट में, तो उसको क्या करना है, अपन को इंस्ट्रूमेंट लोकेटिंग करना है इंस्ट्रूमेंट को जो ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। तो ठीक है, तो दोस्तों 2 पॉइंट प्रॉब्लम में अपन को पोजीशन तो दोस्तों अपन को 2 पॉइंट जो प्रॉब्लम थी उसमें क्या करते हैं, 2 पॉइंट लेते हैं अपन उससे, और 2 पॉइंटों से जो भी अपन ने ड्रॉ कर रखा है स्टेशन उसको क्या करते हैं, लोकेट करते हैं। और 3 पॉइंट प्रॉब्लम में क्या करते हैं, 3 पॉइंट लेते हैं और उससे अपन को लोकेशन ऑफ द पोजीशन को लोकेट करते हैं, जो अपन ने पहले से ही ऑलरेडी ड्रॉ कर सके हैं। तो ये 3 पॉइंट प्रॉब्लम में अपन सॉल्व करते हैं।
और 3 पॉइंट प्रॉब्लम को अपन किस किस कौन कौन से मेथड से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। उसमें पहला है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है ट्रायल एंड एरर मेथड। एंड ट्रायल एंड एरर मेथड को क्या बोलते हैं, लेमन मेथड भी बोलते हैं। ये एक्यूरेट रिजल्ट देता है, बिल्कुल एकदम से एक्यूरेट रिजल्ट देता है। उसके बाद आता है मैकेनिकल मेथड, उसके बाद आता है एनालिटिकल मेथड। तो दोस्तों इनको अपन को डायरेक्टली याद रखना है कि ये किसके मेथड के 3 पॉइंट प्रॉब्लम है वो किसके अंदर आता है, रिसेक्शन के अंदर आता है। और 3 पॉइंट में भी अपन किस किस से अपन को सॉल्व कर सकते हैं, जियोमेट्रिकल मेथड, कंस्ट्रक्शन मेथड भी आता है, एनालिटिकल मेथड भी आता है। दोस्तों इन चीज़ों को अपन को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन मेथड भी था। इन 3 पॉइंट प्रॉब्लम द कन्वर्जिंग ऑफ एरर इज अटेंड बाय द ट्रायंगल ऑफ एरर। तो मतलब कि अपन की जो एरर है, टाइप ऑफ एरर है 3 पॉइंट प्रॉब्लम में, वो कौन सा होता है, कन्वर्जिंग टाइप का होता है। और दोस्तों अपन ऐसे एक ट्रायंगल, एरर ऑफ ट्रायंगल बनाते हैं, जिससे कि ए पॉइंट बी पॉइंट और ये बी पॉइंट और सी पॉइंट बनते हैं। इन दोनों से एक जो ये ट्रायंगल बनता है, ये ट्रायंगल क्या है, एरर का ट्रायंगल है। अगर ये 0 हो जाता है तो दोनों तीनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर जाते हैं, और नहीं तो जो ट्रायंगल बनता है वो एरर को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये इस चीज़ को अपन को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, रेडिएशन और इंटरसेक्शन। दोस्तों ये मैंने आपको बताया था कि मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग है, उसमें रेडिएशन और इंटरसेक्शन फॉर लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग पेपर। मतलब क्या करना है अपन को, लोकेटिंग करना है किसका, पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग पेपर। जबकि रिसेक्शन और ट्रेवर्जिंग, दोस्तों रिसेक्शन और ट्रेवर्जिंग में क्या करते हैं, फॉर लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ऑन प्लेन टेबल। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, देखो इसमें रेडिएशन एंड इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, लोकेटिंग पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। इसमें क्या करते हैं, लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। इंस्ट्रूमेंट स्टेशन की लोकेशन को लोकेट करते हैं, पोजीशन को लोकेट करते हैं, जो ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं अपन, जो अभी अपन ने देखा है। ठीक है दोस्तों, तो इन चीज़ों को याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि रेडिएशन इंटरसेक्शन आ जाता है कि फॉर लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विच मेथड यूज, रेडिएशन, इंटरसेक्शन। फॉर लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ऑन प्लेन टेबल, तो इसमें रिसेक्शन और ट्रेवर्जिंग। तो दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं तो मानता हूँ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसको आप याद रखिए। आगे चलते दोस्तों, आज का लास्ट टॉपिक कंटूर। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इसलिए दोस्तों ये आज का लास्ट टॉपिक है और इसको आप याद रखिए। तो अपन इसको डिस्कस करते हैं। कंटूर क्या कॉम्बिनेशन होता है, मेनली कंटूर इमेजिनरी लाइन का कॉम्बिनेशन होता है जो पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ द इक्वल एलिवेशन। जो भी इमेजिनरी लाइन है उनका इक्वल एलिवेशन है, उनको मैच करता हुआ है। जैसे कि इसका एलिवेशन 100 है, इसका 50 है, या इसका 60 है, तो जितने भी पॉइंट आ रहे हैं उस पर उन सबका एलिवेशन को जॉइन करते हुए एक लाइन होती है, वो लाइन कंटूर होती है ऑन द अर्थ सरफेस। अब उसके बाद में डायरेक्टली अपन आते हैं कैरेक्टर ऑफ द कंटूर लाइन्स। ठीक है दोस्तों, कैरेक्टर क्या चीज़ है, ऑल द पॉइंट्स ऑफ कंटूर लाइन हैव द सेम एलिवेशन। दोस्तों ये तो इसकी डेफिनेशन में बता रहे हैं। उसके बाद आता है टू कंटूर लाइन डोंट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। मतलब कि ये इसका एलिवेशन अलग है, इसका एलिवेशन अलग है, तो दोनों एक दूसरे से मैच कभी करेगी नहीं ना। इन द केस ऑफ ओवर हैंगिंग क्लिफ और द केव, देखो ये मेरा क्लिफ है, ऐसे कोई भी एक मतलब ऐसे लटकी हुई है कोई भी हिल, या मतलब कि ऐसा है, या केव है, उसमें क्या करता है दोस्तों, देखो इसके ऊपर ही कुछ रहेगा, इसका कुछ एलिवेशन रहेगा, इसका कुछ एलिवेशन रहेगा। अगर इसको मैं ड्रॉ करूँगा, नीचे ड्रॉ करूँगा तो सभी एक इस पॉइंट तक आते आते सभी का क्या लगेगा, जैसे कि मेरा ये है, सभी को आते लगे क्या इस पॉइंट पे आके क्या करेंगे, इंटरसेक्ट होने की कोशिश करेंगे सभी, तो ऐसा लगेगा कि इंटरसेक्ट करें, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करते। तो ये क्लिफ का एक केस अलग है। तो ऐसा आता है कहीं पे भी, ऐसा आपको बना हुआ दिखाई देता है, ऐसे 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 ऑप्शन में, तो आप बोल देना कि भाई ये क्लिफ है या केव है, इन दोनों में से कोई भी एक केस हो सकता है। टू लाइन डज नॉट हैव द सेम एलिवेशन, दो लाइन सेम एलिवेशन नहीं रखती। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों आगे आते हैं इक्वली स्पेस्ड कंटूर रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म स्लोप। दोस्तों इसके बाद में इक्वली स्पेस्ड कंटूर, मतलब कि एक इक्वली स्पेस्ड कंटूर है, रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म स्लोप एंड आर एट द बेल अपार्ट रिप्रेजेंट जेंटल स्लोप। तो यूनिफॉर्म स्लोप है, अगर मेरा इक्वली स्पेस्ड है तो वो यूनिफॉर्म स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा, मतलब कि इक्वली स्पेस नहीं है, कभी ज़्यादा कम ज़्यादा, तो वो क्या कर रहे हैं, जेंटल स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लोजली स्पेस्ड कंटूर रिप्रेजेंट द स्टीप स्लोप विद लेस स्पेसिंग फॉर माइल्ड स्लोप। तो दोस्तों अगर मेरा क्या है कि स्टीप स्लोप है तो क्लोजली स्पेस्ड होगा,
स्टीप स्लोप है तो क्या करेगा, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा क्लोज होगा। अगर मेरा स्पेसिंग है बहुत ज़्यादा है, लार्ज स्पेसिंग है, तो माइल्ड स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों स्ट्रेट पैरेलल इक्वली स्पेस्ड कंटूर है तो कौन सा सरफेस है, प्लेन सरफेस है। और इरेगुलर कंटूर है तो कौन सा सरफेस है, रफ सरफेस है। दोस्तों क्लोज कंटूर विद हायर फिगर इनसाइड, मतलब कि मेरा क्या है कि हायर एल्टीट्यूड है, वो हायर एलिवेशन है, वो इनसाइड है देन, और लोअर है जो आउटसाइड है, इंडिकेट द हिल। जैसे हिल जाते हैं तो ऊपर ऊपर जाते जाते क्या होता है, एलिवेशन बढ़ता जाता है। ऐसे ही क्लोज कंटूर विद लोअर फिगर इनसाइड एंड हायर आउटसाइड, तो ये किसको, लेक या कोई खाई, मतलब कि एक गड्ढे टाइप का स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें कि मिड वाला पोर्शन है उसका एलिवेशन कम होगा और साइड वाले कंटूर्स है उनका क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, अब मेथड ऑफ द कंटूरिंग। तो मेथड ऑफ कंटूरिंग में कंटूर को ड्रॉ करने के लिए कौन कौन से मेथड अपन काम में लेते हैं दोस्तों, तो इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। मेथड ऑफ कंटूरिंग पहला आता है मेथड ऑफ द स्क्वायर फॉर स्मॉल ओपन एरिया वेयर द कंटूर आर रिक्वायर्ड एट ए क्लोज्ड वर्टिकल इंटरवल। तो मेथड ऑफ स्क्वायर यहाँ पे काम में लेते हैं, स्मॉल होना चाहिए, ओपन होना चाहिए एरिया, और क्लोज्ड वर्टिकल इंटरवल, उनके अंदर मेथड ऑफ स्क्वायर अपन काम में लेते हैं। उसके बाद आता है मेथड ऑफ द क्रॉस सेक्शन। मेथड ऑफ द क्रॉस सेक्शन रोड, रेलवे एंड कैनाल सर्वे होता है, उसमें मेथड ऑफ द क्रॉस सेक्शन अपन यूज़ करते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है टेकोमीटर मेथड। टेकोमीट्री अपन कहाँ पे काम में लेते हैं, हिली एरियाज़ में काम में लेते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या काम में लेते हैं दोस्तों, डायरेक्ट मेथड। उसके बाद आता है दोस्तों डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड फॉर लार्ज स्केल मैप व्हेन द ग्राउंड सरफेस इरेगुलर। तो डायरेक्ट मेथड कब लेंगे कि लार्ज स्केल का मैप है और ग्राउंड सरफेस क्या है, इरेगुलर है, तो डायरेक्ट मेथड काम में लेते हैं। दोस्तों एक और बात आती है कंटूर इंटरवल। कंटूर इंटरवल क्या होता है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू कंजुगेटिव इंटरवल। जैसे कि ये मेरा एक कंटूर है, ये कंटूर है, दोनों के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो कंटूर इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल देता हूँ, इंपॉर्टेंट लगा लो। डिपेंडेंसी ऑफ द कंटूर इंटरवल। तो कंटूर इंटरवल की डिपेंडेंसी है, किस किस पे डिपेंड करता है कंटूर इंटरवल, तो दोस्तों आप इसको याद रखिए। पहला है नेचर ऑफ द ग्राउंड, मतलब कि इधर से इसका करें तो स्केल ऑफ द मैप, मैप का स्केल कितना है उस पर भी कंटूर इंटरवल डिफाइन करता है। स्केल अगर स्मॉल है तो कंटूर इंटरवल क्या होगा, लार्ज होगा। और पर्पज ऑफ द मैप, किसके लिए अपन मैप ड्रॉ कर रहे हैं, फॉर डिटेल डिजाइन के लिए, तो कंटूर इंटरवल क्या होगा, लार्ज होगा। नेचर ऑफ द ग्राउंड, फ्लैट ग्राउंड है, फ्लैट ग्राउंड है तो कंटूर इंटरवल क्या होगा, स्मॉल होगा, फ्लैट होगा तो। और डिटेल डिजाइन है तो उसके लिए क्या होगा, डिटेल में जाना है तो कंटूर इंटरवल लार्ज रखना पड़ेगा। अगर मेरा स्केल ऑफ मैप है, स्केल ऑफ मैप की बात करता हूँ, तो अगर मेरा स्केल स्मॉल है तो कंटूर इंटरवल क्या होगा, लार्ज होगा। उसके बाद आते हैं टाइम। अगर मेरे पास में टाइम कम है और मेरे को ज़्यादा एरिया कवर करना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटरवल ज़्यादा रखना पड़ेगा। दो डिस्टेंस मतलब कि वर्टिकल डिस्टेंस दोनों के बीच की, वर्टिकल डिस्टेंस जो कंजुगेटिव इंटरवल है उन कंजुगेटिव कंटूर्स है उनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा रखनी पड़ेगी। उसके बाद में तो फंड, अगर लार्जर द फंड लेसर द कंजू, अगर मेरे पास पैसा बहुत है, मैं उसको कैलकुलेट करा रहा हूँ तो वो उसको क्या करना पड़ेगा, लेसर रखना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे अपना ये आज का सिलेबस ख़त्म होता है सर्वे का। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि दोस्तों में इसको शेयर करिए दोस्तों, जिससे कि मैं अधिक मोटिवेशन से सभी टेक्निकल सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स और अच्छे से प्रिपेयर करके आपको एक्सप्लेन कर सकूं और भी अच्छे से। और दोस्तों लाइक करिए, पूरा वीडियो देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि मेरा जो भी वीडियो आएगा वो आप तक पहुंच सके इजीली, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए दोस्तों। और पढ़ते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए दोस्तों। मैं कोरोना से क्वारंटाइन चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। कोरोना से पॉजिटिव आने के बाद में भी घर में बैठ के मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों आप भी मेहनत करिए, मास्क का यूज़ करिए, सैनिटाइज़र का यूज़ करिए, कैसे भी करके दोस्तों आप इनसे पॉजिटिव मत होइए, क्योंकि ये हालत को ख़राब कर देगा। और एग्ज़ाम आने वाली है दोस्तों, और कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों तैयार रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो दोस्तों मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो के लिंक, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की पीडीएफ ही जो भी इसका लेक्चर है आज का, उसका पीडीएफ मैं आपको डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, किसी भी साइट से या किसी के भी नोट से कॉपी नहीं किए दोस्तों, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो देखो, थैंक यू दोस्तों,
विदा लेता हूँ आज से आप आज के लिए। और आप पढ़ाई करते रहिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों, इन चीज़ों को मत भूलिए, जिससे कि मेरा मोटिवेशन और बढ़ता रहे और आपके लिए नए नए वीडियो बना सकूँ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।